तो टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है एप्पल आईफोन। आपको नहीं लगता ओवर हाइप्ड है? सिर्फ एप्पल का नाम नहीं आता टेक्नोलॉजी के अंदर। आज की तारीख में एप्पल पीछे हो गया टेक्नोलॉजी में, लेकिन टेक्नोलॉजी करने वाले बनाने वाले बहुत लोग हैं। एआई है, अब एआई किसने बनाया आप देख लो। आज की तारीख में तो एआई सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। बिल्कुल वो माइक्रोसॉफ्ट ने इशारा दे दिया और बस सब उसके पीछे पीछे जो है वो चल पड़े। तो एप्पल तो बहुत पीछे रह गया। उनका एप्पल इंटेलिजेंस भी फेल है, वो बिल्कुल फेक है, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, सिर्फ वो उसको चमका रहे हैं कि यार थोड़े पैसे कमा। चांद की फोटो खींच रहे हैं लेकिन वो चांद है ही नहीं। हाँ, वो एग्जैक्टली मेरा वो क्वेश्चन था नेक्स्ट कि जो Samsung ये का- मून कंट्रोवर्सी आई थी हाँ। सैमसंग की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम होस्ट कर रहे हैं ऐसी पर्सनैलिटी को जिन्होंने इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया है। प्रवल शर्मा, जिन्हें सब कॉमनली शर्मा जी टेक्निकल के नाम से जानते हैं। 2015 में प्रवल ने अपनी बीटेक के बाद जॉब करते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर उन्होंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। टेक को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करना ताकि हर इंडियन समझ सके। ये सिर्फ कैरियर चेंज नहीं था बल्कि एक मिशन था। और देखो क्या हुआ, उन्होंने जो बीज बोया था वो आज एक जेंट इंडियन टेक यूट्यूबर स्पेस बन गया है। 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ओवर 147 मिलियन व्यूज़ के साथ उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है उसे किसी के लिए भी रिप्लेस करना आज भी नामुमकिन है। जो बात आज इस कन्वर्सेशन को पर्टिकुलरली मीनिंगफुल बनाती है वो है हमारी शेयर्ड ज्योग्राफिकल हेरिटेज। प्रवल की जर्नी स्टार्ट हुई थी राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर से। वही रूट्स जो हम भी शेयर करते हैं। इन मैनी वेज वो इंडियन टेक यूट्यूबर्स के फाउंडिंग फादर की तरह है, एक पायनियर जिन्होंने एंटायर इकोसिस्टम की फाउंडेशन बनाई और काउंटलेस क्रिएटर्स को इंस्पायर किया और साथ में ग्रो करने में भी हेल्प करी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन उनकी इस रिमार्केबल जर्नी का। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि आपने अपना बहुमूल्य टाइम देके हमें यहाँ आज हमारे एपिसोड पे फीचर होने के लिए आपने हाँ भरी। और हम बहुत खुश हैं कि एक शर्मा जी से कन्वर्सेशन करेंगे, एक बीकानेरी से कन्वर्सेशन करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो आपका प्यार है और आप देखने वालों को भी बहुत सारा प्यार है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और बात करें और आज कुछ यादें ताज़ा करेंगे पुरानी बीकानेर की। आपने और जैसे बोला ना पुरानी यादें, तो मैं याद करता हूँ वो 2015-16 का टाइम। मुझे कोई गैजेट चाहिए होता था या उस टाइम तो गैजेट्स लिमिटेड थे। हाँ, तो मतलब टेक्नोलॉजी का शिफ्ट शुरू ही हुआ था उस टाइम पे। गूगल करके सीधा आपका नाम ही आता था और हिंदी में रिव्यू देखने का और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस टाइम आपने ही शुरू किया था, तो वो एक रेवोल्यूशन था। जी, आपकी वो जर्नी कैसे रही उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जर्नी ऐसे रही कि मतलब मुझे शुरू से ही जो है टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 2002 में हमने इंजीनियरिंग शुरू करी, तो टेक्नोलॉजी का उस टाइम पे इतना कुछ था ही नहीं। विंडोज़ एक्सपी हुआ करते थे, नॉर्मल कंप्यूटर में गेम खेल ली, सी लैंग्वेज में कुछ कोडिंग कर ली। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जब हो गई इंजीनियरिंग, काम शुरू में करने लगे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के शिफ्ट आया। पहला फ़ोन ख़रीदा, तो पहला जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था तो गए दुकान पे यहाँ पे जयपुर में और कहा भाई दिखा दो। तो दुकान वाले क्या दिखाते हैं, देखो साहब इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आती है। सोनी एरिक्सन यूज़ करता था मैं। तो धीरे धीरे पता लगा कि यार एक फ़ोन में आप एक कॉल करने के अलावा और क्या चीज़ें कर सकते हो। नोकिया के ज़माने से हम देखते आ रहे हैं कि हाँ साहब एक स्नेक गेम हुआ करती थी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा था, क्योंकि मैंने वो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखे हैं, 4 बटनों वाले जिसमें सिर्फ 12 चैनल हुआ करते थे। फिर हमने रिमोट देखा, तो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे हमने देखा कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर हमने कैसेट देखी, 60 रुपये की कैसेट आती थी, उसमें 10 या 12 गाने होते थे। लेकिन फिर 15 रुपये की MP3 आने लगी 150 गानों वाली। तो मतलब ये समझिए कि यार क्या टेक्नोलॉजी। आप धीरे धीरे जितना उसको समझोगे वो आज तक उसका अंत नहीं है। तो शुरू से उसमें इंटरेस्ट था। फिर एक टेक कंपनी में जॉब लग गई। जॉब करते करते बोर हो गया, तो मैंने कहा यार आप कुछ और कर लेते हैं। अब और करते हैं तो क्या, बेंगलोर में था, इंग्लिश बोल बोल के परेशान हो गया। मैं कहा यार हिंदी बोलने वाला सुनने वाला कोई तो हो। तो फिर ढूंढे यार टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ढूंढते चलो यूट्यूब पे सब लोग अंग्रेजी में लगे हुए थे। तो मैंने कहा यार चलो अब स्वर्ग देखना है तो मरना तो खुद ही पड़ेगा, तो खुद बनाओ कंटेंट। अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मेरे जैसे और भी लाखों लोग होंगे। बिल्कुल। तो बस मैंने शुरुआत करी, लोगों ने साथ जुड़ा कि वही बस मैं चलता गया, काफिला बनता गया, वही वाली बात हो गई। तो ये था। ऐसा कोई गैजेट या मोमेंट था उस टाइम जो आपको लगा कि हाँ यार इसका रिव्यू करना चाहिए या यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होनी चाहिए, ऐसा कोई मोमेंट आया था लाइफ में? हाँ, जुलाई 2014 के अंदर जब Xiaomi ने इंडिया में अपना डेब्यू किया था और अपना पहला फ़ोन निकाला था, लगभग 14,000 रुपये का वो फ़ोन था। और उस टाइम पे जो और स्मार्टफोन आया करते थे वो 480p में आते थे। आज लोग समझते हैं 480p 720 फुल HD 4K समझते हैं, उस टाइम पे लोग नहीं समझते थे। उस टाइम पे तो हाँ देखो साहब फोटो अच्छी आ रही है, आवाज़ अच्छी रही है, कैमरा की क्वालिटी क्या है, स्क्रीन के डिस्प्ले का कोई मतलब नहीं।
जब हमने वो देखा, मैंने वो फ़ोन देखा पहली बार, तो मुझे लगा भाई ऐसी क्वालिटी तो मेरे टीवी में भी नहीं आती है, क्योंकि टीवी 720p हुआ करते थे मुश्किल से, क्योंकि बिल्कुल वो भी बिल्कुल 480 होते थे, एसडी में चलते थे, एचडी तो बहुत बाद में आया। तो वो फ़ोन जब मैंने देखा कि यार ये है टेक्नोलॉजी रियल, और सिर्फ 15,000 रुपये 14,000 रुपये के अंदर आ रही है। हालांकि वो फ़ोन मैंने ब्लैक में ख़रीदा 15,500 रुपये के अंदर दे करके, लेकिन उसको देख के यूज़ करने के लगा कि यार ये आ गया, इसके बारे में या इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो लगभग 8-9 महीने निकाल दिए, फ़ोन को लेता था, यूज़ करता था, लेकिन वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती थी। लगता था यार हमारी शक्ल किसको पसंद आएगी, हमको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था। कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ठीक है, ऑफिस में 10 लोग जानते हैं, वो जानते हैं, फेसबुक में मेरे को 100 लोग 100 फ्रेंड हैं, बहुत है। आज तो 5,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए होंगे, गिनती भी नहीं होगी, लेकिन उस टाइम पे लगता था यार नहीं मेरे से ना हो पाएगा। अब लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, खुद से लगता था कि यार तुमसे ना हो पाएगा। फिर मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम शुरू तो करो। फिर मैंने कहा यार अगर मैं शुरू करूँगा तो मैं अलग क्या करूँगा, सब लोग तो कर ही रहे हैं। फिर मैंने कमियां ढूंढनी शुरू करी कि यार ये लोग जवाब ही नहीं देते, इंग्लिश में बताते हैं, कुछ कुछ कमियां छोड़ देते हैं। अब उस टाइम पे पॉपुलर था कि यार 2 GB की इंटरनल मेमोरी है, लोगों को SD कार्ड पे एप्लीकेशन मूव करनी है, वो कोई नहीं बताता। अब लोग फ़ोन ले, क्योंकि बहुत सारे एंड्रॉयड में था कि आप मूव नहीं कर सकते उसका डेटा को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि यार ये कमियां हैं, गैप जो है उसको फिल करना है। सबसे पहला तो हिंदी में ही था कि यार मुझे हिंदी में कंटेंट देखना है, नहीं है मैं बनाता हूँ, लोग बनाएंगे। आज मैं बैठ के देखता हूँ और लोग बना रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो आपने शुरू किया था, ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपको लगा क्विट कर लेना चाहिए उस टाइम? इनिशियली होता है ना ऐसा? नहीं, क्विट करने का कभी मौका मिला ही नहीं, क्योंकि इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला। आप वो भी उन पुरानी वीडियो पे जाके देखोगे, आज भी लोग उस पे कमेंट करते हैं कि 2024 में मैं देख रहा हूँ, 2025 में मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन देख रहा मैं है। भी देख रहा हूँ। मतलब 10 साल हो गए उस बात को, आज भी कहते हैं कि ये पहली वीडियो थी। तो वो फिर लोग कहते हैं ये मेरी पहली वीडियो है जहाँ से मैंने आपको देखना शुरू किया था। तो कभी ऐसा मोमेंट आया नहीं। कुछ आते हैं लोग, नेगेटिविटी आती है 1-2% की, लेकिन उसको पॉजिटिव लेते हैं कि हाँ सब देखते हैं। तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि तुम गेमिंग रिव्यू कर रहे हो, गेम तुमको खेलनी आती नहीं है। मैं कहा भाई अभी हम कच्चे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, चलाना सीख जाएंगे। तो उस वो दोबारा आया क्रिटिक बन के, कह रहा शर्मा जी अब तो एक्सपर्ट हो गया आप गेम खेलने में। कि भाई टाइम लगता है हर चीज़ करने में, तो क्रिटिक को भी हमने पॉजिटिव लिया। तो ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं कि अब छोड़ देना चाहिए। तो मतलब आपने फिर जॉब कब छोड़ी? मैंने जॉब छोड़ दी थी लगभग 7 महीने के बाद। मैंने अच्छा। दिसंबर 2010 में ज्वाइन किया था, और मुझे ये था कि यार 5 साल पूरे करने हैं अपने को, और फिर अपन अपनी ग्रेजुटी लेके निकलेंगे, क्योंकि वो क्या निकलती नहीं है 5 साल से पहले। तो मुझे ये था, मेरा 20 दिसंबर को ज्वाइनिंग था और 20 दिसंबर को 5 साल पूरे होने थे। तो मैंने 4 महीने पहले नोटिस पीरियड डाल दिया था। मैं क्या देखो अपन चले जाएंगे 20 दिसंबर को। मेरा जो बॉस था उसको पता था कि इसने जाना है, इसका चैनल है, ये चला रहा है, क्योंकि रोज़ फ़ोन आते थे। मैं उसके 2 बगल छोड़ के बैठता था। वो कहता तुम्हारे बड़े पार्सल आते हैं। मैं क्या सर देखो देखो आपके लिए फ़ोन है, अपने बेटे को दिला देना, ये वो। तो बड़ा खुश रहता था वो, उसको पता जाना है इसने, तो जाने वाले को कोई रोकता नहीं। वो कहता हाँ ठीक है तो निकल जाना। तो 2 महीने की 3 महीने की जगह मैंने 5 महीने का नोटिस पीरियड दिया। मैं फरवरी में छोड़ के गया। मैं क्या अपन क्या है, अपनी तो सैलरी आ रही है, सूखी सूखी सैलरी है, यूट्यूब चल रही साइड में। तो मैंने लगभग 5 साल 2 महीने के बाद में जॉब छोड़ दी, जब मुझे लगा कि यार मेरी सैलरी से ज़्यादा अब यूट्यूब से, एफिलिएट से इनकम आने लग गई है। स्पॉन्सरशिप कोई नहीं थी, ब्रांड डील कोई नहीं थी, सिर्फ यूट्यूब से लगता था यार, ये फ्लिपकार्ट से लगता, मतलब कि एफिलिएट से लगता था कि अच्छे पैसे आ रहे हैं, अब छोड़ देना चाहिए। तो मैंने फिर 2 फरवरी 2016 को जॉब छोड़ दी। और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक? हाँ। उसमें भी एक मोमेंट आया था कि अच्छा। मतलब मैं बोर हो गया था। मैंने बॉस को बोला, मैं यार बोर हो गया सेम काम कर करके, अब मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर दिया तुम्हारा 4.5/5, अब 5 से ऊपर नहीं जा सकता है, इससे ऊपर भी नहीं जा सकता है, लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन 2.5 से 4.5 बहुत होता है, कर दिया हमने 2 साल में, और नहीं हो सकता है, तो कुछ नया काम दे दो। तो कह रहे तुम ढूंढ लाओ। तो हमारा प्रोसेस क्या होता था, इंटरनेशनल प्रोसेस था, स्वीडन में, पोलैंड में, यूएस में, इधर एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी चलता था। तो मैं सबसे कॉन्टेक्ट करता था, क्योंकि मैं वहीं टीम लीडर था प्रोसेस के अंदर। तो मैंने बोला कुछ नया काम दे दो मुझे, मैं अब ये तुम्हारा ऑर्डर हैंडलिंग नहीं कर सकता हूँ। वो सेम फ्लिपकार्ट की तरह ही होता था कुछ ना कुछ। तो कहते ठीक है कुछ लेके आते हैं। तो वो लेके आए, और फिर मुझसे बोलते हैं 1 फरवरी को कि तुम्हें ना, तुमको 6 महीने सिंगापुर जाना है, फिर 3 साल का चाइना का प्रोजेक्ट है तुम्हारा, और तुमको ये करना पड़ेगा और चैनल बंद करना पड़ेगा। मैं कहा ये हाथ जोड़ा है, चाइना तो और सिंगापुर तो मैं मर ही नहीं जाऊँ, सिंगापुर तो फिर भी चला जाऊँ, चाइना तो मैं मर ही नहीं जाऊँ। यूट्यूब चलता नहीं वहाँ पे, गूगल चलता नहीं, और बिना, मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ, मर जाऊँगा मैं तो खाने के लिए। मैं क्या मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा चलो फिर भी आप क्या ऑफर कर रहे हो? कह रहा आप 11 लाख ले लो। मैं क्या मर ही नहीं लूँ 11 लाख, 12 लाख दो मेरे को कम से कम। वो कह रहा नहीं। मैं क्या फिर नहीं तो सही से नासरी, नहीं तो नासरी, छोड़ दी मैंने। कह रहा क्या करना? मैं क्या रिलीज़ करो मुझे। कह रहा तुम्हारी डेट 20 फरवरी। 2 महीने हो गए। मैं क्या हाँ, आप छोड़ ही नहीं रहे हो। कह रहा ठीक है डन, जाओ तुम। तो वो 1 लाख के नेगोशिएशन की वजह से वो छोड़ दी मैंने। अगर वो हाँ भर लेता मैं, तो वहीं सड़ रहा होता मैं। ना कभी मेरे होम घर की EMI पूरी हो पाती, ना कभी मैं गाड़ी खरीद पाता, ना कभी मैं वहाँ से निकल पाता। तो उस जीवन चक्कर में फंसा रहता। तो कहीं ना कहीं वो एक मेक शिफ्ट आ गया बहुत बड़ा लाइफ में बिल्कुल। वो। और उसके बाद भी 2 महीने में बेंगलोर में ही रहा। मेरे घर वालों ने सारी दुनिया के ज्योतिषों को दिखा दिया कि इसकी मैं उसके बाद इंटरव्यू भी दे के आया। लेकिन क्या होता है, मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, आप छोड़ तो देते हो, लेकिन फिर लगता है कि क्या इससे चल जाएगा, यूट्यूब आपको ले जाएगी इतना दूर, कब तक आपको ले जाएगी, वो सब था। तो सब दिखाया मेरे पेरेंट्स ने, इन लोगों ने, सबने दिखाया। वो कहते हैं इनको नौकरी नहीं लगेगी अब इनका यही काम चलेगा और बहुत चलेगा।
तो बस वही हुआ। आगे अपन अपने इस पॉडकास्ट पे 3 मेजर सेगमेंट में बात करेंगे। पहला तो टेक्नोलॉजी है ही, बिल्कुल। दूसरा बात करेंगे अपने कोर बीकानेर के बारे जी, में, बिल्कुल। और एक 1-to-1 टॉक्स करेंगे अपन, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसमें जनरल डिस्कशन टाइप कुछ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है एप्पल आईफोन। आपको नहीं लगता ओवर हाइप्ड है? हाँ, नहीं देखो, सिर्फ एप्पल का नाम नहीं आता टेक्नोलॉजी के अंदर। आज की तारीख में एप्पल पीछे हो गया टेक्नोलॉजी में, लेकिन टेक्नोलॉजी करने वाले, बनाने वाले बहुत लोग हैं। एआई है, अब एआई किसने बनाया आप देख लो। आज की तारीख में तो एआई सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। बिल्कुल वो माइक्रोसॉफ्ट ने इशारा दे दिया और बस सब उसके पीछे पीछे जो है वो चल पड़े। तो एप्पल तो बहुत पीछे रह गया। उनका एप्पल इंटेलिजेंस भी फेल है, वो बिल्कुल फेक है, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, सिर्फ वो उसको चमका रहे हैं कि यार थोड़े पैसे कमा लें। तो टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं आज की तारीख में। आपके होम ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना एसी चलाते हो, आज गर्मियों की बात है, जैसे एसी चला रहे लोग तो बड़ा टेंशन में रहते हैं, भाई साहब बिल बहुत आता है। अरे आप एक स्मार्ट एप्लीकेशन, स्मार्ट प्लग लेके आओ, आप मॉनिटर करो कितना आपका बिल आता है। अब मेरा एसी दिन में 22 घंटे चलता है, 22 घंटे में से कम आज की, अभी मौसम थोड़ा अच्छा है तो दिन के 4-5 यूनिट ले लेता है, 8 यूनिट भी ले लेता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो 20-20 यूनिट भी ले लेता है। तो मुझे पता है ना कि हाँ मेरा एसी, तो आपको टेक्नोलॉजी से पता लगता है, वरना आप अंदाजा ही लगाते रहो कि साहब मेरा एसी कितना बिजली का बिल खा रहा है, भाई तू टीवी बंद कर दे, ये बंद कर दे, वो बंद कर दे। तो टेक्नोलॉजी हर जगह, हमको उसको इनेबल करना है कि हाँ साहब ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। नहीं, जनरली अपन देखें एप्पल हर साल अपना एक फ़ोन लॉन्च करता है, कुछ मेजर अपडेट नहीं देखने को मिलते। मेरे ख्याल से ये बहुत अब सब जगह ये जनरल डिस्कशन में आ गया कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, सॉफ्टवेयर में तो मेरे ख्याल से कुछ देखने को ही नहीं मिला है अपडेट। मैं जो है ये यूज़ कर रहा हूँ आईफोन। अब आप मेरा बता सकते हो देख के कौन सा वाला आईफोन है? ये 13 प्रो लग रहा है मुझे। हाँ, ये 14 प्रो है आइलैंड के साथ में। 13 तक में, 14 में आइलैंड है, मैंने ले लिया। और ये आज भी नए जैसा दिखता है, आप बता नहीं सकते कि ये 14 है या 16 है या क्या है, क्योंकि कोई अवेलेबल चेंज आ ही नहीं रहा। और जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें भी मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे लगा ही नहीं कि उसको अपग्रेड करना चाहिए। अब लगभग 3 साल हो जाएंगे सितंबर में, आप देख लो। बिल्कुल हो जाएंगे। मैं क्या चल रहा है, जब तक मेरी मम्मी 13 यूज़ कर रहे हैं, उनके आज भी चल रहा है। मेरा भाई 11X यूज़ कर रहा है, उसका वो भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैंने यूज़ करके दिया उसको 2 साल, उसका आज भी चल रहा है। तो चला रहे हैं लोग। लेकिन जब यही अपन एंड्रॉयड की बात करते हैं तो हर साल नया नया इनोवेशन आ रहे हैं। जैसे कैमरास बहुत हेवीली अपग्रेड हो रहे हैं, मेगापिक्सल, फास्ट चार्जिंग आ रही है। फास्ट चार्जिंग कहाँ की कहाँ पहुँच गई जी, कहाँ पहुँच गई? 200 वाट तक 200 वाट तक आने लगे थे, क्विक चार्ज आ गए। और बहुत ये आ रहे हैं कैमरा में, वो सुपर जूम डाल रहे हैं, अल्ट्रा जूम डाल रहे हैं, एआई का बहुत रॉबस्ट यूज़ कर रहे हैं। आप देखो बिल्कुल एंड्रॉयड में जैसा एआई है, मेरे ख्याल से अभी तक एप्पल तो नहीं दे पाई है। एप्पल के पास है ही नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एप्पल आगे गिना जाता है इनसे। एप्पल जो है वो एक दिखावे की चीज़ है। देखो जैसे एक फॉर्च्यूनर है इंडिया के अंदर, वैसे ही एप्पल जो है वो दिखावे की चीज़ है। इंडिया में ज़्यादा है, बाकी जगह सस्ता मिलता है तो वो वही यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा दिखावे की चीज़ है। एप्पल मैं मानता हूँ कि सिर्फ 2 लोग लेते हैं, एक दिखाने के लिए और दूसरा जिनको सॉफ्टवेयर की समझ है, जिनको लगता है कि हाँ चल, अब मेरे को चल रहा है फ़ोन, 14 चल रहा है तो चल रहा है, मैं 17 भी लूँगा, मैं 18 भी लूँगा, जब तक चल रहा है। ख़राब हो जाएगा बैटरी चेंज करा लूँगा, फिर से 2-4 हज़ार 5 हज़ार लगेंगे, बैटरी चेंज करा ली, बस चलने दो मस्त। तो अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको दिखाना कि हाँ साहब मेरे पास तो लेटेस्ट है, मैं तो वो रहता हूँ, तो फिर आप उस रेस में हो ही नहीं। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। क्योंकि एप्पल के अपन देखे तो रिसेंटली 2-3 प्रोडक्ट ऐसे थे जो बहुत चले नहीं। जैसे उन्होंने एक विजन प्रो आया था, जो इनका फर्स्ट वर्जन देखो कभी भी नहीं चलता है, और वो एक इनोवेशन दिखा रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है, तो बाकी लोग उसको कॉपी करके कॉम्पैक्ट करके बना रहे हैं। तो वो उनका मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ नई चीज़ करने की कोशिश की है। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ चले। दुनिया में बहुत चीज़ें बनती हैं, जरूरी नहीं वो चलने के लिए होती हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि ऐसा भी हो सकता है। अब टेस्ला ने बता दिया कि हाँ साहब ड्राइवरलेस कार है, तो वो चल रही है सिर्फ वहाँ पे, लेकिन चाइना ने दुनिया भर की चीज़ें ला लो साहब ड्राइवरलेस, हम भी दे रहे तुमको, करा लो, चला लो, हमारी चला लो, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हम भी चला। तो वो एक दिखाता है, बाकी तो फॉलो भी करते हैं उसको। तो जरूरी नहीं हर चीज़ चले। एंड्रॉयड के बारे में आपका क्या टेक है? एंड्रॉयड अच्छा है, इंडिया के हिसाब से बढ़िया है, बजट है, और गूगल का है, आसान है, लोगों को चलाने में दिक्कत नहीं है। और जब से जेमिनी आया है तब से तो मतलब बहुत ही आसानी हो गई है। एक दिन मेरी मम्मी कह रही है मुझे कि थंबनेल बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैं क्या, आप जेमिनी से वार्तालाप शुरू करो, वो बना के देगा। तो उन्होंने एक दिन जेमिनी को बोला, मतलब नॉर्मल बात की, मैं कि आदमी है इससे बात करो। उन्होंने कहा हेलो जेमिनी कैसे हो, कहते मैं बढ़िया हूँ, बताओ क्या करना है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये कहानी है, मुझे इसकी फ़ोटो बनवानी है। तो वो उनको कहानी की एक लाइन बोलती, वो फोटो बनाता, डाउनलोड कर लेती। फिर दूसरी बात, फिर उसने क्या किया, 3 फोटो के बाद उसने बाकी सारी फोटो अपने आप बना दी कि ये रही आपकी पूरी कहानी, ये रही फोटो, मुझे परेशान मत करो। मतलब उसको इतना पता है कि आपकी पूरी कहानी क्या कहना चाह रहे हो, उसने सारी फोटो बना के दी थी। मम्मी कहती तो बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने ली फोटो, डाली, एक शॉट बनाया और लगा दिया। तो काम बहुत आसान हो रहा है सबके लिए। लेकिन ये एप्पल में शायद इतना इजी पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एप्पल में जेमिनी की ऐप डाल लो आप, सीरी तो बेकार है। एप्पल में मैंने भी एप्पल यूज में जेमिनी डाल रखा है, चलता है उसमें बढ़िया। गूगल वाले एप्पल को पैसा देते हैं करोड़ों में कि भाई तुम सर्च इंजन हमारा रखो, जेमिनी को चलाने दो, गूगल की एप्लीकेशन चलाने दो। तो इन दोनों का बहुत भाईचारा है, ये लड़ते भी हैं और भाईचारा भी दिखाते हैं और बिजनेस भी करते हैं एक साथ। कभी भी आप सफारी खोल लो, आपकी सर्च गूगल पे ही जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल जाती है, क्योंकि गूगल पैसे देता है एप्पल को, एप्पल नहीं देता गूगल को, गूगल देता है भाई साहब मेरा ब्राउजर रखो तुम।
सर आप जैसे मोबाइल का आपने रिव्यू किया, उसके बाद धीरे धीरे टीवीज़ मैंने देखा आपके चैनल पे बहुत सारे टीवी जी और भी टेक प्रोडक्ट्स, वेयरेबल्स काफ़ी का आपने रिव्यू किया। जी। तो और ऐसे क्या प्रोडक्ट आपको लगते हैं कि शायद आपको उस टाइम रिव्यू करने चाहिए थे या आपने नहीं किया या फ्यूचर में आप करोगे? नहीं, जो भी आता गया टेक में नया हम नहीं करता गया, जो भी इंडिया में अवेलेबल होता है। अब दुनिया में तो बहुत सारा टेक है, आज तक इंडिया में नहीं आया और वो आने वाले 10 साल में भी नहीं आएगा। तो उसका क्या करना है, हम ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो आपको मन करे ना, तो आप ले लो आज, वेट मत करो कि यार 2 साल बाद लूँगा। अब लोग टेस्ला टेस्ला करे जा रहे हैं आज, भाई साहब वो 5-10 साल हो गए उसको आए हुए, तुम आज जाके उसके पीछे भाग रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो तो चीज़ पुरानी हो गई है। 2014 के अंदर वन प्लस का पहला फ़ोन आया था, वन प्लस वन, जो उन्होंने लॉन्च किया था इनवाइट ओनली था, इनवाइट वो ऑनली मिलता नहीं बेसिस, था किसी को। बिल्कुल। अब मेरे दिमाग में आ गया भाई मुझे तो यही फ़ोन चाहिए, कैसे चाहिए, ढूंढा मैंने, यूएस से मिलेगा, अब यूएस से इंडिया में कैसे लेके आना है उसका भी एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ ढूंढा, सब चीज़ें सेट करी, फिर इनवाइट, पहले तो इनवाइट आया देख के मन करा यार ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए यार, स्पेशल फील होता है आपको बिल्कुल कि आपको इनवाइट मिला है, आप उन लोगों से हो गए, आप ले ही नहीं सकते हैं, इनवाइट के बिना आप ले ही नहीं सकते हो। तो फिर मैंने उसको लिया, मंगवाया, 18,000 रुपये का फ़ोन था, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मैंने उसको मंगाया, कोरियर के पैसे, कस्टम ड्यूटी, दुनिया भर की चीज़ें देके मंगवाया और यूज़ किया, बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो भी एक फीलिंग थी कि यार ये भी एक टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है जो चाइनीज़ लोग कर रहे हैं और दुनिया में कर नहीं पा रहा कोई, और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों में कर रहे हैं। मैंने देखा था आपके चैनल पे एक वीडियो, आपने शायद सेल्टोस ली थी। नहीं मैंने ली नहीं थी, हम रिव्यू रिव्यू करने गए थे एडास का, उसके बारे में हाँ, आपने तो आप मतलब वो भी कहीं ना कहीं वो टेक भी आपको हाँ, फैसिनेट किया हाँ, कि आपने बिल्कुल। सेल्टोस पे भी पूरा रिव्यू किया था। हाँ, वो मैं उस टाइम मैं वेन्यू ले चुका था और मुझे लगा कि यार थोड़े टाइम, वही होता ना कि कभी भी कोई चीज़ लेते हैं तो लगता है कि यार थोड़े टाइम रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। सही बात है। नहीं लेकिन आपका वो रिव्यू देख के मैंने सेल्टोस ले ली हाँ, थी। तो वो बड़ा उसमें अब जैसे अब मैंने ड्राइविंग नई सीखी थी 19-20 के अंदर, ज़्यादा पहले से मैं कार चलाता नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है। उससे पहले मैं होंडा की भी देख सका था, होंडा सिटी के अंदर भी ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो हमने देखी और बढ़िया लगा। सेल्टोस में एक और चीज़ अच्छी लगी, वो वाली अपने आप ब्रेक लगाता हाँ है। बिल्कुल लगा। वो एक्सपीरियंस तो देख के हार्ट बीट दे जाती है। पहली बार तो मैंने गलती से ब्रेक लगा दिया, वो कह रहा आप ब्रेक छोड़ दो बस, ठुकेगी ठुक जाने दो। मैं कहा ठीक है भाई। दूसरी बार उसने बहुत हार्ड ब्रेक लगाई, मैं कहा यार वास्तव में ये फीचर काम करता है। हालांकि वो फीचर देते नहीं है कस्टमर को, बस दिखाते हैं कि हाँ साहब ये कस्टमर नहीं है। सर काम भी करता है वो। काम हाँ करता है। अब जैसे वेन्यू में बोलता था चिल्ड्रन ऑन द रोड, मतलब वो बोलना शुरू करता है कि भाई बंद कर, दिख रहा है हमको भी, तू क्या नई चीज़ बता रहा है। सही वो बात है सब वो। चीज़ें तो टेक्नोलॉजी हर जगह है। तो मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आपको फैसिनेट करती है। बस जैसे ईवीज़ के अंदर आ गया तो हम इलेक्ट्रिक कारों के भी कई हमने वीडियो बनाया, विंडसर का बनाया हमने, तो भी देख के अच्छी लगी। और होंडा सिटी का बनाया जो कि हाइब्रिड थी इलेक्ट्रिक वाली, वो भी बड़ी जगह सी। तो चीज़ें आती रहती हैं, बनाते रहते हैं हम। तो अपन ने जैसे आईफोन और एंड्रॉयड की बात करी, तो इनके जो वेयरेबल्स हैं उन पे आपका क्या टेक है? दोनों के वेयरेबल्स भी बहुत सेगमेंट वाइज डिफरेंट है, एक बहुत प्राइसी और एक आजकल तो पीनट्स के रेट में आ रहा है। तो इन पे आपका क्या टेक है? यार वो तो अपना अपना क्या कहते हैं, अपना अपना बजट है, अपनी अपनी पसंद है। अब जब नया एयरपॉड्स आया तो पहली बार ही दिखाया उसने एयरपॉड्स, मतलब उससे पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वायरलेस ईयरफोन आ सकते हैं। उसने दिखाया तो जनता पीछे बढ़ गई। लेकिन आज भी क्या है कि वो स्टेटस सिंबल वही है कि वही वाइट वाला ही होना चाहिए कान में, तभी आपको फील करता है कि मैं तो वो कभी यूज़ नहीं करता। मैंने उसको 2-3 महीने यूज़ किया होगा, मैंने उसके बाद कभी यूज़ नहीं किया दोबारा उठा के। मैंने कहा ये निहायत ही घटिया है। और नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं, मैं प्लेन में लेके जा रहा हूँ, कान से गिरे जा रहे हैं, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा दिखावा, मेरी ज़रूरत पूरी करे, मुझे वो चीज़ चाहिए। आज मैं कोई कॉस्मो बड्स के यूज़ करता हूँ, मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं, साल भर से ज़्यादा हो गए यूज़ कर रहा हूँ मैं, चल रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो 1,000 रुपये के भी नहीं है, 2,000 के भी नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं, तो मैं क्यों लगाऊँ 25,000 रुपये। तो मेरा तो यही है सबके लिए कि यार आपका काम चल रहा है ना, तब तक आपको अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। आपके पास हैं बर्बाद करने को तो कर लो, लेकिन नहीं है तो क्यों बर्बाद करना है। जैसे मेरे पास आईफोन है, चल रहा है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों लूँ आज का नया वाला, जब मैंने ये 1.5 लाख रुपये लगा के लिया है तो कम से कम मैं निकालूँ इसके 4-5 साल तो वही है। सर जब आप रिव्यू करते हो प्रोडक्ट्स, तो जैसे कोलैब आता है कई बार ब्रांड का, तो आप अपने आप को ऑनेस्ट रखने के लिए क्या करते हो कि मतलब देखो कोलैब आ रहा है कहीं से कहीं ना कहीं ब्रांड कोलैब है, अर्निंग भी है, लेकिन आपको उसका जेन्युइन, आपको ऑनेस्ट भी रहना है, तो वो कैसा टास्क है, कितना मुश्किल है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? देखो जब आता है तो हम पहले ही बता देते हैं, देखो ये चीज़ें जो हैं आपकी ये हैं और इसको हम बताएंगे, तो हम पहले ही बता देते हैं कि देखो ये कमियां रहने वाली हैं, अगर आपको लगता है तो हम वीडियो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। वो कहते हैं चलो ठीक है लगा दो, तो हम लगा देते हैं। और मैं क्या, तुमको जो हाईलाइट करना है वो तुम पहले बता दो, पहले वो तुम्हारा सेक्शन हो गया जिसके तुम पैसे दे रहे हो, उसके बाद में हमारा जो सेक्शन है वो हमारी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम बताएंगे साइड में, तो वो हमारा बनता ही बनता है। तो ये बैलेंस रखने के लिए मतलब आपको कई बार ऐसा कंफ्यूजन सा नहीं हो जाता? वो क्या होता है यहाँ पे अलग अलग तरह का लेवल होता है। जैसे शुरू में होता था ना, तो लोग कहते थे मतलब आप ABCD कैटेगरी मान लो, A मतलब हाई, D मतलब लो, मतलब सब्सक्राइबर के हिसाब से कम है, तो D वाले को तो बोलेंगे देखो ये ही बोलना है, C वाले को बोलेंगे देखो अच्छा बोल देना, कमियों को हटा देना, B वाले को बोलेंगे मतलब B कैटेगरी है कि हाँ साहब 5 लाख चलाएंगे तो थोड़ा ध्यान रख लेना, A वाले को बोलेंगे सर बस आप तो वीडियो बना दो, बाकी जो होगा कोई बात नहीं, चला लेंगे हम, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता है, ब्रांड को पता है कि अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो अभी तो कर देगा, बाद में दिक्कत करेगा ये। अभी जैसे सैमसंग वाला का था मेरे साथ में, वो चलता था उनका प्रोग्राम, बीच में आ गया वो कि साहब ये हटाना पड़ेगा। मैं क्या एक काम करते हैं वीडियो हटा देते हैं पूरी, तो
तो हटा दी मैंने वीडियो, उनकी नहीं लगाई कई वीडियो, तो वो नाराज़ होकर बैठ गए। मैं क्या बैठे रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं क्या, अगर तुम अपनी जनता के साथ में ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर क्या मतलब है, तुम्हारे कस्टमर के साथ में ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँ। तो मैंने वीडियो बनाई नहीं फिर वो। फ्यूचर ब्रांड कोलैब्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर वैसे? दिक्कत आती है, नहीं आए वो आज तक नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। क्या हो गया, मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे फ़ोन, लेकिन कुछ फ़ोन के घटिया बेकार थर्ड क्लास हैं तो हैं भाई, क्या करें। अगर तुम 15,000 में ऐसा फ़ोन दे रहे हो जो लोड होने में 3 मिनट लगाता है तो मैं क्या करूँ ऐसे फ़ोन का। ये चीज़ें हैं। तो सर आपकी जो ये जर्नी रही, आपको भी कभी ऐसा मन में आया कि आप भी अपना कोई ब्रांड या प्रोडक्ट इनोवेट करके मार्केट में लॉन्च करें, जैसे और यूट्यूबर्स ने किया, टेक यूट्यूबर वो फंसे भी, उन पे बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आई और बहुत सारा उनको सुनने पड़ा, आपने भी हाँ, वीडियो बनाया उस पर, हम्म। तो आपके नहीं, कभी ऐसे मुझे दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा मुझे कुछ? कभी आया नहीं, क्योंकि हमारा काम जो है वो, आपका जो काम है ना आप वो करो जो जिसमें आप बेटर हो। जो आपका काम नहीं है आप उसमें जाओगे तो आप मात खाओगे खाओगे। अब जैसे श्लोक की बात करते हैं तो उसने लेयर्स बनाया, वो एक टेक प्रोडक्ट नहीं था तो चला अच्छा, क्योंकि वो उसके उसमें जोन में नहीं आता था। जब उसने अपने जोन वाला प्रोडक्ट बनाया तो वो आगे वहाँ पे दिक्कतें उसको। तो वही चीज़ है, आप ऐसा या तो आप कुछ अलग बना लो। अब मुझे बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड वाले आते थे कि आपके ना नाम से बना देते हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, 500 रुपये की टी शर्ट बेचेंगे हम, 300 रुपये आपको देंगे, 200 रुपये का। मैं क्या, तुम रहने दो, ऐसा काम तो मुझे मरे ही नहीं करना है कि मैं सिर्फ 300 रुपये उनसे ले लूँ और तुम्हारे इस टी शर्ट की वैल्यू 200 रुपये भी नहीं है। मैं क्या, नहीं करना मुझे। बहुत लोगों ने बोला मुझे, मैंने कहा नहीं ही करना है मुझे ये नहीं काम करने हैं। मैं क्या, मैं सिर्फ, यार आप ले लोगे, आज ले लोगे, वो चला जाएगा आपके पास में। ईमानदारी से काम करोगे आपके टाइम लॉन्ग टर्म चलेगी आपके साथ में। तो वही हमारी शुरू से नीति रही है। अभी दुनिया भर के आते रहते हैं ये गैम्बलिंग वाले, हमारा कर दो। मैं क्या, नहीं करना है। एक दिन आया कोई, अभी आया वन विन वालों का, कह रहा है इंटीग्रेशन करना है। मैं क्या, 5 लाख रुपये लगेंगे। कह रहा व्यूज़ तो आते नहीं है। मैं क्या, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे बोलने की बहुत वैल्यू है। कह रहा है इतनी नहीं दे सकते। मैं क्या, क्यों, जब तुम लूटते हो तब तुमको नहीं लगता कि तो हम लूट रहे हैं दुनिया से। कह रहा सर ऐसे कैसे बोल। मैं क्या, यही तो बोल रहा हूँ मैं क्या, तुम तो एजेंसी वाले हो, तुम तो बोल देना ब्रांड को। मैं क्या, जब तुम ये वन दुनिया भर की गैम्बलिंग एप्लीकेशन आते हैं सारा दिन, तो आपके फ़ोन में रम्मी तो बैठी रहती है, आपके फ़ोन में SMS में बैठी रहेगी, कहीं ना कहीं रम्मी घुसी रहेगी आपके। हाँ, डेली प्रमोशंस आते रहते हैं, कोई ऐप तो जो लोग ये कर रहे हैं उनका ज़मीर तो मानता नहीं है इस चीज़ को। उस टाइम तो वो ले लेते हैं 10-15 लाख 20 लाख करोड़, लेकिन वो कहाँ लेके जाओगे। वो देख तो रहा है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेके जो कंट्रोवर्सी है अभी इन सालों में काफ़ी सामने आई है, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोग सुसाइड करने पे आ गए। अरे यार, अब ये ना इस तरह की एक मूवी थी, कोई चाइनीज़ पता नहीं कौन सी लैंग्वेज मूवी, मैंने वो मूवी देखी थी। उसमें क्या होता है कि वो कुछ लोगों को म्यांमार लेके जाते हैं। म्यांमार में वो एक सेटअप दिखाते हैं जिसमें फ्रंट एंड पे लड़कियां होती हैं जो गेम खिलाती हैं, और बैक एंड पे होते हैं कुछ लोगों को पकड़ के लाते हैं कि भैया तुमको ये सब मैनेज करना है। तो लड़कियों को बोलते हैं कि तुम तो गेम प्ले करो, गेम हमारी तरफ से मैनेज है, शुरू में ये जीतेंगे लेकिन उसके बाद में कभी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि गेम हमारी तरफ से कंट्रोल है। और ये सारी चीज़ें इन सब में भी होती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। वो तो सोचते हैं कि हाँ साहब 10 रुपये लगाएंगे 100 रुपये बन जाएंगे, 10 के 100 बन जाते हैं, लेकिन जब वो 1000 लगाते हैं वो या लाख लगाते हैं वो डूब जाते हैं। तो कहानी यहाँ पर ये, और हमारी जनता इतनी भोली है, वो कुछ नहीं समझ पाती। वो समझती है कि ये बोल रहा है ना, बस ये तो हमारा भगवान है, इसने कह दिया मतलब ले लो। तो ये तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का नुकसान ही है। नुकसान है, बिल्कुल बहुत नुकसान है। कम से कम ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। फाइनेंशियली तो नहीं होगा लोगों के लिए, फाइनेंशियली फाइनेंशियली खेल रहा है उसका नुकसान है। जो जिसने गेम बनाई है वो कमा रहा है, वो आपको लूट रहा है, और वो इंडिया में बैठ के भी नहीं लूट रहा, बाहर बैठ के लूट रहा है। इंडिया वाले कुछ कर नहीं सकते। इंडिया वालों को पहले ही इतना पैसा खिला देते हैं कि वो वैसे शांत रहते हैं। अपन कुछ बात करेंगे सर एआई के ऊपर। जी, पहले तो आप बताओ कि आपकी जनरल लाइफ में आप एआई कैसे यूज़ कर रहे हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप एआई कैसे यूज़ कर रहे हो? देखो एआई मैं कुछ ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मेरी मम्मी का, कि वो बार बार कहते कि फ़ोटो बनानी है, जैसे डाउनलोड कर लेते हैं कई बार गूगल से तो कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने कहा ये फ्री जेमिनी है, इसको यूज़ करो आप, ये एआई है, इसको जो बताओगे ये बना देगा। लेकिन आपको इसको जितना बताओगे ये वैसा ही बनाएगा, गलत बताओगे तो ये गलत बना देगा। तो वो एक तो है। उसके बाद आजकल ईमेल लिखने में काफ़ी एआई का यूज़ करने लगा हूँ मैं। तो बस उसमें डाला मैंने अपना, मैं आउटलुक यूज़ करता हूँ, हॉटमेल वाला यूज़ करता हूँ, तो उसमें को पायलट आता है। तो उसने बोला ईमेल लिखना है, मैंने लिखा, वो ईमेल पढ़ता है, बताओ क्या अपडेट देना है। जैसे कोई कॉस्ट मांगता है, मैंने कहा ये ले कॉस्ट दे दे, कोई नंबर मांगता है नंबर दे दिया, तो मैंने कहा ले भाई भेज दे, ठीक है जी अपन रेडी हैं। क्योंकि वो लिखने वाला काम अपना जो है वो छूट गया है। इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा एआई का यूज़ किया नहीं है। एआई है कुछ नहीं, वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम ही है एक्चुअल में। उसको बस एक नाम दे दिया है, एक वर्चुअल असिस्टेंट को उसमें ऐड कर दिया है, तो वो लगता है कि हाँ साहब वो कर रहा है। पहले आप कोड करते थे, अब कोड उसमें इतने आ गए हैं दुनिया भर के कि उसको पहले से ही पता है। प्री कोडेड ही है वो तो। हाँ, सब कुछ प्री कोडेड ही है, लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ वो करके ले आता तो अच्छी बात है, वो लगता है कि हाँ सब कुछ हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा इतना कुछ ज़्यादा एआई का यूज़ है नहीं, पर्सनल भी नहीं है, और प्रोफेशनल बस थोड़ा बहुत ईमेल कर दिया वो सब। लेकिन जैसे आज ग्रोइंग यूट्यूबर्स जो है वो काफ़ी एआई का यूज़ कर रहे हैं, और खुद यूट्यूब भी प्रमोट कर रही थी बीच में, अभी शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रही है वापस वो एआई पे, लेकिन वो खुद प्रमोट कर रहे थे कि एआई यूज़ करो, एआई इंटीग्रेट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो नए
है उनको एडिटिंग में तो काफ़ी, अपन ने तो उस जमाने में एडिट करी हुई है जब कुछ एआई नहीं होता था मैंने तो कुछ। एडिट कुछ किया ही नहीं, पहला पार्ट बनाया अपलोड, दूसरा पार्ट बनाया, पार्ट को जोड़ा, लगा दिया, अरे सॉरी गलती होगी, नो कट, मतलब मेरा अनकट रहा है हमेशा से ही कि कुछ बनाया नहीं, अरे चलो दोबारा लगा। एक एक घंटे की वीडियो बनती थी, आप सोचो 2015 की बात में एडिटिंग आती ही नहीं थी, सॉफ्टवेयर भी नहीं था, हमने तो कुएं में कूदने के बाद सीखा कि भाई साहब अब बाहर कैसे निकले यहाँ से। तो ये रही है एआई के अंदर आजकल ये है कि जैसे मैंने एक बार बोला कि मैंने एक प्रोडक्ट का नाम दिया कि स्क्रिप्ट बना दो, उसने स्क्रिप्ट बना के दे दी, अब उसने जो स्क्रिप्ट बनाई वो मेरे को पसंद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। वो कह रहा है उसने 3 दिन का काम बता दिया मुझे, मैंने कहा भाई मैं तो 1 घंटे में काम करने वाला हूँ, मैं 3 दिन थोड़ी लगाऊंगा तेरी स्क्रिप्ट के लिए। उसमें एआई में ये है कि आप हैशटैग ढूंढ लो, सर्च इंजन वगैरह ढूंढ लो जो आपको लगता है कि काम आ सकते हैं, अदरवाइज स्क्रिप्ट आपकी है। जैसे एक बार केसी नाइस्टेट है, ब्लॉगर है, उसने भी शुरू शुरू में बोला कि यार मैं बनाता हूँ एक वीडियो, तो उसने एआई को बोला कि मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दे वीडियो की, उसने जैसे जैसे बनाई उसने वैसे वैसे बना के दे दी, लेकिन वो बहुत ही घटिया निकली। वो कहता ये मेरी मैं हूँ ही नहीं ये। तो आप एआई से पूरा रिलायबल नहीं हो सकते हो, धीरे धीरे उसको बहुत टाइम लगे। जैसे पहले आप अगर आप हनुमान जी की फ़ोटो उसको बोलो बनाने के लिए या किसी राम की बोलो तो वो बहुत ही गंदी फ़ोटो बनाता था, हम देख के तो गुस्सा आ जाए हमको कि यार ये कैसे फ़ोटो बना रहा है। तो धीरे धीरे एआई ने इंप्रूव किया, अब वो अच्छी बनाने लग गया, उसको पता लगा कि हाँ इंडियन जो है मैथोलॉजी में इस तरह से माना जाता है, इस तरह से उनका अवतार होता है, तो उसको समझ आ गया। वरना पहले तो वो हर चीज़ को राक्षस बनाया था, हनुमान जी को ऐसे दिखाता था कि वो कोई राक्षस है। तो चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप उस पर फुली रिलायबल नहीं हो सकते। आज भी कोई वो एआई ईमेल लिखता है तो कहता है भाई चेक कर ले, आगे गलती तेरी होगी, हमने तो सिर्फ दिखा दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो डिस्क्लेमर भी है वहाँ पे। सर आज आपके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 16 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, तो कितना क्रिटिक्स भी फेस करना पड़ता होगा, कंट्रोवर्सीज रहती है, उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं? शुरू शुरू में लगता था बुरा, जैसे लोग कमेंट करते थे तो मुझे लगता था यार इनको पता ही नहीं मेरे बारे में, ये क्या मुझे जज कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे बैकग्राउंड क्या है, तो ये लोग जज करने वाले, इनसे क्या लड़ाई करूँ। तो शुरू शुरू मुझे लगता था कि यार गुस्सा आता है, आपको एक नॉर्मल बंदे हो, आप कह रहे हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत को इन्होंने 1 मिनट में ऐसे कर दिया। उसके बाद में इग्नोर करना सीख लिया, तो बस वो इग्नोर हो जाता है। और कंट्रोवर्सी ये है जब लगता है कि यार अपने उस पर बात आ रही है तो फिर बोलना पड़ता है, तो हाँ मैं बोलता हूँ, वहाँ बिल्कुल नहीं रुकता हूँ। हालांकि मैंने देखा आप कंट्रोवर्सी से दूर दूर ही रहते हो, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो आई है लाइफ में। हाँ वो तो फेस करी है आपने भी। करनी पड़ती, क्या करें, जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। तो हमारे जैसे जो ग्रोइंग यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप कंट्रोवर्सी और क्रिटिक्स को हैंडल करने के लिए क्या टिप दोगे? देखो कंट्रोवर्सी जितना दूर रहोगे आप, जितना आप सच और ईमानदारी से रहोगे ना साथ में, आपको कभी कंट्रोवर्सी फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके ऊपर आती है तो आप सच बता के निकल लो ना। अब जैसे एक बार केस हो गया था कि कोई टैबलेट का रिव्यू किया था, उसमें कुछ टेक्स्ट आ गए थे पोर्नोग्राफिक वाले, लोग कह रहे हैं ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा हाँ जी है, बिल्कुल आ रहे थे, हमारी गलती है, हम मान लेते हैं। हम ये कहे नहीं साहब ये तो उसने किया, ये तो मैंने किया ही नहीं, हाँ सब गलती हो गई हमारी, मान लो आप। बहुत सारे लोग रेडिट से वो पोस्ट पढ़ के आए, उन्होंने कमेंट किया कि मैं तो है ना वो देख के आया था, लेकिन मुझे आपका कंटेंट बड़ा अच्छा लगा। जीवन में सबसे गलती हो जाती है, ये गलती हो गई तो हो गई, चाहे आपने किया चाहे नहीं किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा है, मैं देख रहा हूँ, मैं सब्सक्राइब कर लिया। तो वो आज की तारीख में तो नेगेटिविटी भी हर चीज़ की पब्लिसिटी मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा था कि यार ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो यार, वो करने वाला, मैं तो कहता हूँ करने वाला भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। जो किया है वो उसने ही किया है, मैं तो सिर्फ मात्र एक साधन हूँ। तो मैं तो बड़ा विश्वास है भगवान के अंदर कि यार वो कर रहा है ना, तो वो उसका ही कुछ कुछ ना कुछ तो वजह होगी ये करने की। सही बात है। इससे कुछ सीख मिलेगी, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ धक्का लगेगा, कुछ तो होगा ऐसा, तभी उसने किया, वरना क्यों होता, नहीं होता। वरना दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो जाती, वरना नहीं हुई। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अभी हो मेरा सकती थी। जनवरी में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी आगे से पूरी हो गई, लेकिन मुझे एक खरोंच नहीं आई। मैं कहा यार ये देख कमाल हो गया, ये तो एक गाड़ी पे ही टल गई बात है, वरना बहुत कुछ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। बस यही है। तो आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 साल हो गए सर यूट्यूब जी करते। बिल्कुल, मई 2025 में 10 साल हो गए थे। हालांकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया चिल्लम चिल्ली ऐसा एनिवर्सरी टाइप वाला नहीं किया। तो यही है, तो क्रिटिक्स और उनकी यही है कि आप जितना सच बोलोगे, सच के साथ रहोगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्रिटिक में ऐसा है कि आपको लगता है कि सामने वाला सच बोला। जैसे एक बंदे ने बोला कि आपको गेम खेलनी तो आती नहीं, आप रिव्यू कर रहे हो, तो अगला सही कह रहा है, वो मैं उसको ये नहीं भाई तेरे को क्या पता है, मैं उसको नेगेटिव जवाब। मैंने कहा ठीक है जी, नए आए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, खेल लेंगे, ठीक लेंगे। जहाँ तक क्रिटिक है आप उसको एक्सेप्ट करो, जहाँ नेगेटिविटी है, जिसको पता ही नहीं है आपके बारे में, वो आपको अब्यूज़ कर जा रहा है, तो आप उसको इग्नोर करो। सिंपल सा ऑप्शन दे रखा है ना यूट्यूब ने, ब्लॉक करने का। हर जगह आपको ब्लॉक करने का ऑप्शन है, आप करे जाओ। तो सर आज 10 साल के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि जैसे आप ठीक है यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो गई वीडियोस की, तो आपने कुछ ना कुछ अल्टरनेट प्लान या लाइफ में कुछ और सोच रखा होगा, तो क्या प्लान्स है शर्मा जी के? देखो अभी प्लान जो हैं वो धीरे धीरे बन रहे हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है कि हाँ यही करना है। प्लान है, अभी उनको रिवील नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन हाँ काम कर रहा हूँ। और जब जहाँ तक बात है व्यूज़ या वीडियोस कम आने की, तो वो यही है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन या इवोल्यूशन खत्म हो गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि जैसे मेगा पिक्सल बढ़ गए, वॉट बढ़ गया, तो बस नंबर ही बढ़ रहा है और कुछ हुआ नहीं है। हमने 5 मेगापिक्सल से भी फ़ोटो खींची है, हमने 200 मेगापिक्सल से भी फ़ोटो खींची है, और उस फोटो को हम देख के क्या ही कर लेंगे।
लगानी तो आपने वहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही है, जो आपकी 1 MB की फ़ोटो बन के जाएगी, चाहे आपने 50 MB की खींची हो, चाहे 200 MB की खींची हो। तो उसमें बिल्कुल भी वो लगता नहीं कि यार ये कुछ है। जब से एआई आया है तब से बस हम लोग एआई के पीछे पड़े हुए हैं, कर कुछ रहा नहीं है, एआई सिर्फ नाम चिपका के उसको भेज रहे हैं। चाँद की फ़ोटो खींच रहे हैं लेकिन वो चाँद है ही नहीं। हाँ, वो एग्जैक्टली ठीक मेरा है वो ना? क्वेश्चन था हाँ, नेक्स्ट, कि सैमसंग जो ये वाला मून हाँ, कंट्रोवर्सी आई थी हाँ। सैमसंग की, तो तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा तो अभी टेक में इतना इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। ओके। मतलब टेक में जब कुछ नया आता है, अभी जैसे एक कंपनी ने 5,000 रुपये का फ़ोन लॉन्च किया, तो मेरे को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट था कि 5,000 का कैसे लॉन्च किया, उसमें क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। तो नई कंपनी थी AI प्लस, नाम उन्होंने AI प्लस रखा, फ़ोन लॉन्च किया 5,000 में। मैंने चला के देखा, यूज़ करके देखा, मैं कहा यार अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक 2G फ़ोन 3G फ़ोन में पड़े हैं, कीपैड में पड़े हैं, जिन्होंने डिजिटल एक्सपीरियंस कभी लिया ही नहीं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि एक नॉर्मल फ़ोन भी आजकल 2,000-2,500 रुपये का आता है, और उनको भी डेटा का पैसा देना पड़ता है। अगर आप एक नंबर चला रहे हो तो आपको लगभग 2,000-2,200 रुपये साल भर का देना बिल्कुल। पड़ता है। डेटा का पैसा भी देना पड़ता है, चाहे आप यूज़ कर पाओ चाहे ना कर पाओ। हमारे घर में जो मेड आती है वो कहती है, भैया हम 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं लेकिन हमारे पास तो बटनों वाला फ़ोन है। हम्म। मतलब उसको डेटा का पैसा देना पड़ता है लेकिन वो यूज़ कभी नहीं कर पाती। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजिटल एक्सपीरियंस है। तो 5,000 रुपये कोई वो आज की तारीख में बड़ी चीज़ नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो अच्छा है। तो मुझे बस वही था कि कैसे उन्होंने बनाया। तो उनका यही कहना था कि हमने जो जितने जितने भी बीच के लोग थे, मिडल मैन थे, उन सबको कट किया है, उनका कमीशन हटा के वो कस्टमर को पास ऑन कर दिया है। तो वही जो 10-15 हज़ार का फ़ोन आता है वो 5,000 में दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आती है मार्केट में तो लगता है कि हाँ, टेक्नोलॉजी में कुछ लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। इवोल्यूशन तो नहीं है लेकिन हाँ, प्राइस कम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। एक जनता का बहुत कॉमन सवाल है, आपने और पॉडकास्ट पे भी इसका आंसर दिया है। जनरल क्वेश्चन है कि हमें 3 फ़ोन बताएं। एक तो एंट्री लेवल, एक बजट सेगमेंट का जो आता है, और एक लग्जरी सेगमेंट या हाई हाँ, देखो सेगमेंट अब वाला। आज की तारीख में जनता बड़ी स्मार्ट हो गई है, तो अब मैं जो नाम बोलूँगा उस नाम पे नहीं जाना है आपको। आपको क्या करना है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ों को खुद से सर्च करना है। नहीं करना तो एआई की हेल्प ले लो, लेकिन हाँ, उस पे भी आँख बंद के विश्वास मत करो। तो एंट्री लेवल फ़ोन 5,000 रुपये का मैंने अभी जिसकी बात की, बताया आपने। एआई प्लस स्मार्टफोन है, नाम है पल्स, वो ले लो। दूसरा वाला फ़ोन है नोवा करके, 7,500 रुपये का, 5G वाला फ़ोन है और 4G वाला। ये 4G और 5G वाले 2 फ़ोन हैं, बहुत ही मतलब किफ़ायती हैं, अच्छे हैं। ये आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको जाना है 20,000 रुपये के अंदर, 15 से 20,000 में, जो कि एक मिडिल बजट सेगमेंट बताऊँ बिल्कुल। कि हाँ। तो उसमें आप ये देख लो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करनी है तो फिर आप सिर्फ ये देखो कि जिसमें कैमरा अच्छा है। अगर आप एक ऑफिस वाले बंदे हो, रोज़ आपको सुबह से शाम ऑफिस जाना है, कभी कोई स्टोरी पोस्ट कर दी, कभी कुछ कर दिया, तो आप एक नॉर्मल कैमरा ले लो जिसमें 48 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल जो भी आ रहा है वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक प्रोसेसर अच्छा ले लो उसमें। फिर उसके बाद में आप देख लो कि ब्रांड है या नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप सैमसंग में जाओ या चाइनीज शाओमी इस किसी में भी जाओ। बस आप ये देख लो कि उसका सर्विस सेंटर आपके पास में है या नहीं, और आप ये मान लो कि मुझे सर्विस नहीं मिलेगी इन ब्रांड से। ओके। ठीक है, अब मैं मान लो कि सर्विस नहीं ही मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक अलग से पैसा कमाने का साधन है, सर्विस देने का नहीं है। सर्विस देने के लिए भी जो है वो मतलब किस्मत अच्छी हो तो मिल जाती है। मैंने ऐसे 2-3 इंसिडेंट शेयर किए 17-18 में। जब वारंटी में होता है, सर्विस सेंटर वाले डिनाई कर देते हैं एक स्क्रैच के चक्कर में कि ये स्क्रैच है, आपको वारंटी नहीं मिलेगी, जबकि ये लीगल डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा होता। हालांकि ये जो सर्विस सेंटर होते हैं ये ब्रांड के नहीं होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, तो उनका अपना बिजनेस मॉडल है कि हमको पैसे कैसे कमाने हैं। और जनता इंडिया में लूटने के लिए, मतलब जनता को लूटने के लिए ब्रांड तैयार है, चाहे वो सर्विस वाला ब्रांड हो चाहे वो कोई ब्रांड हो। तो आप बस ये देख लो कि आप कितने फ़ोन को अच्छे से रख सकते हो। मैंने बताया ना कि ये देखो मेरे 2.5 साल हो गया, मैंने इसको बिल्कुल। बहुत अच्छे से रखा है, और आज तक मैं इसके 4 से 5 कवर बदल चुका हूँ। स्क्रीन गार्ड तो मैं अपने पास हमेशा 2 रखता हूँ कि टूट गया बदल लिया, लेकिन अपने फ़ोन को संभाल के रखना है। तो जितनी आप चीज़ की केयर करोगे ना, तो आपको सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 15 से 20,000 में ऐसा फ़ोन देख लो जो आपकी नीड को पूरा करे, एक अच्छा प्रोसेसर हो, एक बड़ी बैटरी और एक ढंग का कैमरा हो। सॉफ्टवेयर आजकल सब में मिल ही जाता है, जो भी लेटेस्ट होता है, और 1 साल का आगे भी मिल जाता है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। बस आप ये देख लो कि हाँ, रिलायबल है या नहीं है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है। जैसे फ़ोन बहुत फट जाते हैं, बैटरी ब्लास्ट हो गई है, एक्सप्लोर, सॉरी, तो हाँ। ये तो हर ब्रांड के साथ में, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांड अछूता नहीं है इससे। सबके हुए हैं, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो, Xiaomi हो, ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, नथिंग भी हो, सब फ़ोन के हो जाते हैं। तो बस ये आपको खुद है कि मेरी नीड जिसमें पूरी हो रही है वो लेना है। जिस तरह से एक लैपटॉप हम लेते हैं तो हम देखते नहीं कि HP का है, डेल का है, हम ये देखते हैं कि प्रोसेसर कौन सा लगा है, रैम कौन सी लगी है, हार्ड डिस्क कितने की लगी है, और सॉफ्टवेयर कौन सा मिल रहा है। सेम चीज़ मोबाइल के अंदर भी है। कंपनी तो सिर्फ जोड़ के दे रही है, अंदर का सामान तो जो बनाता है वही बना रहा है। उसके बाद में आपको हाई एंड में जाना है, तो हाई एंड में मैंने बोला ना, जितना आप बर्बाद करना चाहते हो आप पैसा बर्बाद कर लो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप फोल्ड ले लो, एप्पल ले लो, एप्पल के फोल्ड आएंगे 2 साल बाद, तब ले लेना। या आप फ़ोन ले लो, उस पर गोल्ड चढ़वा लो और महंगा करा लो उसको, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी अपन ने बात करी फोल्ड फ्लिप, इनका भी आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। आप हाँ, कितना इनको वो मानते हो? अफोर्डेबल तो ये है ही नहीं, पहली नहीं बात है। तो। लेकिन ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो जब फ्लिप पहली बार आया था, फ्लिप 1 आया था, मैंने नहीं लिया। 2 आया, मैंने नहीं लिया। 3 आया तो मुझे लगा कि अब 2-3 साल हो गए, इंप्रूवमेंट आ गया होगा, अच्छा हो गया, तो मैंने फ्लिप 3 लिया।
भूल गया मैं कब लिया, लेकिन हाँ मैंने शायद 2022 में लिया था, 2022 23 हाँ 24, तो लगभग मैंने एक साल और 2-4 महीने उसको चलाया होगा। पहले साल में वारंटी से पहले उसकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब उसमें स्क्रीन गार्ड लगा होता है, फ्लिप फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जो फोल्ड हो जाता है ऐसे, मैंने उसको सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए फोल्ड किया, वरना मैंने उसको हमेशा फ्लैट ही रखा। मैंने अपने दोनों फ़ोन को ऐसे रखा, कभी मोड़ के रखा ही नहीं, सिर्फ कभी दिखावा करना होता तो बंद करके दिखा दिया। तो लोग कहते हैं फ़ोन तोड़ दिया आपने, मैंने नहीं नया फ़ोन है। तो फोल्डिंग फ़ोन जो थे, मतलब फ्लिप फ़ोन जो थे, मेरे हिसाब से तो सही नहीं थे, उसमें एक क्रीज़ आ जाती है और यूज़र एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं रहता। और फिर मैंने थोड़ी बार अपनी बेटी को दे दिया उसको खेलने के लिए, तो उसने मोड़ मोड़ के उसको बुरी तरीके से बुरा हाल कर दिया, क्योंकि वो खाती रहती है, यूज़ करती रहती है, तो डस्ट गंदगी आ गई और फ़ोन की स्क्रीन हो गई ख़राब। अब मैंने कहा यार, मतलब ख़राब नहीं हुई, ब्लैक उसमें ब्लैक टिंट आने लग गया, तो मैंने बोला कस्टमर के बात करी, कह रहे जी 45,000 लगेंगे ठीक करने के। मैंने कहा भाई 85 का तो लिया ही था, अब तो कह रहा है 45 लगेंगे। फिर मैं क्या चलो अगर बेचता हूँ मैं, होता है ना कि आप बेच देते हो, तो मैंने कहा जी साल भर के अंदर में है मेरा फ़ोन, मैंने लिख दिया बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो कह रहा है आपको 22,000 रुपये मिलेंगे फ़ोन के। मैंने कहा है, मैं कहा तुम्हारे फ़ोन की औकात सिर्फ 22,000 है, वो भी सैमसंग की खुद की वेबसाइट पर जाके मैंने चेक किया। और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा फ्लिप के साथ में। उसके बाद फिर मैंने कैंडी बार फ़ोन ले लिया जो भी देख रहे हो आप, तो मैं कहा यार यही सही है, और ये 25,000 का फ़ोन था सिर्फ, और बढ़िया चल रहा है, 2 साल हो गए इसको। आपको क्या लगता है और क्या आ सकता है? फोल्ड आ गया, फ्लिप आ गया, अब फोल्ड आ गया, ये अब ट्राई फोल्ड आ रहा है, हाँ, तीन ट्राईफोल्ड फोल्ड भी आ आ गया, रहे हैं, हाँ। फिर 4 फोल्ड आ जाएगा, फिर 5 फोल्ड आ जाएगा, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, फिर सारे फ़ोन गायब होकर कैमरे इसमें आ जाएंगे, चश्मे में आ जाएंगे सारी चीज़ें। तो बस धीरे धीरे ये सब चीज़ हो जाएंगी। उसके बाद में आपके दिमाग में एक चिप लगा देंगे, सब कुछ आपके दिमाग में ही है, आंखों से फ़ोटो खींच लो, सब कुछ ही हो जाएगा। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोसेसर आपके दिमाग में लगा देंगे, आंखों में आपके लेंस लगा देंगे, आप उसी से फ़ोटो खींच लो, सब कुछ आ जाएगा। आप बस आप जाओ ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर लो जो करना है, जैसे हम देखते हैं साई-फाई मूवीज़ के अंदर, वो सब होगा। मतलब अगर किसी ने सोचा है तो वर्चुअल वो, स्क्रीन्स आ जाती है। हाँ वर्चुअल सीन, यूँ करो यूँ निकलेगा, सब कुछ होगा, तो वो सब होगा, एक्चुअल में होगा। जब जेम्स बॉन्ड की पहले फिल्में आती थी तो हम सोचते थे कि हाँ सब ऐसे भी कोई बात कर सकता है कि हाथ लगा के यूँ बोलो, तो वो आ गया ना, प्रैक्टिकल हो गया आज की तारीख में। अभी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ़ोन दिखाते हैं, वो बिल्कुल। टच किया स्क्रीन ऑन हो गई, तो ये भी टाइम आएगा, इसमें भी इवोल्यूशन आएगा, तो सब कुछ होगा वो। अपन सैमसंग और आईफोन, आईफोन को लेके बातें कर चुके जी हैं, तो एक और क्वेश्चन है हाँ। कि जब सैमसंग ने S23 अल्ट्रा के बाद 24 या 25 निकाला, तो बहुत सारे वीडियोस बनाए गए थे इंडिया में भी और बाहर भी कि कुछ मेजर शिफ्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, ये वो। सिमिलरली जब आईफोन का फ़ोन आता है, वही यूट्यूबर्स आईफोन के गुणगान गाने में कोई कमी नहीं छोड़ते सर। देखो ऐसा है, दो बातें हैं, पहले सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग जो है आजकल यूएस लेके जाता सबको इवेंट में घुमाने के लिए, और इंडिया वालों को यूएस घूमना मतलब लग्जरी वाली बात है ना, बहुत महंगा है, 90 रुपये का पड़ता है, तो 85 का है लेकिन 90 रुपये का डॉलर पड़ता है, तो घूमने जाते तो बड़ा मज़ा आता है। और फिर क्या होता है कि जिसका आपने नमक खाया है उसके साथ तो इतना नहीं कर सकते आप। तो जब 25 आया तो मैंने यूएस के कुछ लोग वीडियोस देखे जो लोगों ने बनाए थे, वो कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब 90% उन्होंने बोला कि कुछ नया नहीं है, 10% है जो एआई के छोटे मोटे चेंजेस कॉस्मेटिक डाल दिए। लेकिन जैसे मैंने इंडिया वालों का वीडियो देखा, वो कह रहे भाई साहब ये तो राम और शाम है, राम अलग है शाम अलग है, ये तो बिल्कुल दुनिया। मैं क्या भाई, मुझे अंदर की कहानी पता है कि क्या चल रहा है, तो उनको ईमानदारी तो अपने क्या कहते हैं, जिसका नमक है उसके साथ ही रखनी पड़ती है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद से चेंज कर लो। उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं आता तो और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको नहीं बुलाया है, जिनको फ़ोन नहीं मिला है, तो वो बता रहे हैं सच। वो ये नहीं बता, इसलिए नहीं बता रहे कि उनको नहीं मिला है, यार जो सच है वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार आपको पता लगनी चाहिए सारी बातें। मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस देखा है, हर ब्रांड के साथ में देखा है, तो यही होता है। सैमसंग का तो ये है कि उसके पास अगर 100 करोड़ का बजट है तो वो कहेगा यार 20 करोड़ तो इनको दे दो इन्फ्लुएंसर को, अपनी कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। सैमसंग इंडिया में ऐसा है कि सैमसंग इंडिया वालों का दिल नहीं है, दिल नहीं है मतलब वो कोई भी क्रिटिक ले ही नहीं सकते अपने ऊपर। उनको लगता है कि हमारी तो गलती कोई हो ही नहीं सकती है। अगर मैं बात करूं सैमसंग नोट 7 की जो फट गया था, उसके इवेंट में गए थे हम इंडिया के अंदर, हमने देखा था, यूज़ किया था, लेकिन मिला नहीं हमको, क्योंकि वो ग्लोबली रोल बैक करा दिया था उन्होंने। तो सैमसंग जो ग्लोबल है उनका बहुत बड़ा दिल है, मतलब वो एक छोटी सी गलती को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं। कोरियन लोग बहुत हम्बल होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सैमसंग इंडिया में जो है दिल नहीं है, क्योंकि वो इंडियन है ना, हमारा दिल नहीं है। हम भाई सब हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और हमारी गलती कोई हो नहीं सकती है। तो बस वही चीज़ है। अब बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल का शुरू से ही ये रहा है कि वो इंडिया से कभी किसी को नहीं बुलाता था, ना इंडिया से उसको लेना देना था नहीं, हालांकि उसका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडिया है। तो 2019 या 20 के बाद में जब से जियो ने एप्पल के साथ में कुछ टाइप किया, उन्होंने एक बार एप्पल का इवेंट भी रखा था जियो ने कि साहब हम लॉन्च करते हैं, तो तुम कर दो एक फॉर्मल इन्वाइटमेंट कर दो। तो उसके बाद से क्या, फिर एप्पल ने बोला कि यार चलो क्रिएटर बढ़ रहे हैं, इनकी वॉच बढ़ रही है, तो एप्पल ने भी इंडिया से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि आओ तुम
जहाँ भी वो है कुपर्टिनो या जहाँ भी एप्पल, तो वहाँ जाओ। तो वो जाने लग गया, फिर वहाँ से एप्पल के भी रिव्यू यूनिट मिलने लग गए। पहले नहीं मिलते थे इंडिया वालों को, तो वो रहते थे भाई साहब बहुत महंगा ये है, तो यार वो यार मिलने लग गए। अब उनको लगता है कि यार इस बार अगर कुछ गलत कर दिया तो अगली बार बुलाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, फ़ोन मिलेगा नहीं, तो वो बस तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। अब एप्पल के आईफ़ोन में ऐसा है कि 2000 चीज़ें हैं, हमको 500 भी नहीं पता होंगी, एंड्रॉयड में वो 100 चीज़ें होती होंगी या 200 होती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आईफोन में चीज़ें नहीं है, 2000 चीज़ें हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एंड्रॉयड में क्या होता है, अगर आपको ब्राइटनेस कम, आपको बैटरी अच्छी चलानी है तो आप एक ब्राइटनेस कम कर लो या ऑटो ब्राइटनेस कर लो या डार्क मोड कर लो, ये 2-3 चीज़ें हैं। एप्पल में आप जाओगे तो वो बोलेगा आपने ना वाइट पॉइंट्स कम कर लो, स्क्रीन का ये कम कर लो, मतलब 5 से 6 सेटिंग देगा वो। उसको क्या ज़रूरत पड़ी देने की, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। एक दिन मैंने ये सेटिंग कर ली और मैं बाद में भूल गया। अब मैं कहूँ यार, मैं एक दिन मैंने गलती से 13 के साथ में 14 रख दिया, मेरी मम्मी वाला फ़ोन चमक रहा है, मेरा फ़ोन डार्क डार्क लग रहा है। मैं कि यार बैटरी ख़राब होगी, स्क्रीन ख़राब होगी, गंदा फ़ोन है। फिर मुझे याद आया कि भाई ये सेटिंग मैंने करी थी कम, फिर मैंने उसको वाइट पॉइंट को जाके रिड्यूस कर दिया, वापस से चमक गई और आज देखो वापस चमक रही है। तो वही ना, हमको चीज़ें पता नहीं है। तो एप्पल ने बहुत सारी इनोवेशन की है, बनाई है, लेकिन हम उसका यूज़ ही नहीं करते हैं, हमको पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक हेडफोन सेफ्टी है कि आप उसमें 80% कर दो, उससे ऊपर नहीं जाएगा। कभी आपने देखा, आपने फ़ोन उठाया, उठाते ही फ़ोन की रिंगटोन कम होगी अपने आप, क्यों होगी? क्योंकि उसने आपकी शक्ल देख ली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड में नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है लोगों को। आईफोन दे रहा है तो उसके वो पैसे भी ले रहा है। तो सर कहीं ना कहीं तो मतलब ये जो लॉन्च पे ये बुला रहे हैं, ये जो रिव्यूज़ दे रहे हैं, हाँ, फेक हो गए ये तो। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये तो बिल्कुल। बायस्ड रिव्यूज़ नहीं कह सकते इनको तो। कह क्या नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, कह सकते हैं। बायस्ड ही होते हैं ये। अगर आपको बुला रहे हैं तो आप ऐसे फ्री में थोड़ी बुला रहे हैं आपको। मैं जब पहली बार गया था तो मेरे को शाओमी ने बुलाया था पहली बार। क्यों? क्योंकि मैंने उनको उससे पहले वाला फ़ोन तोड़ ताड़ दिया था, तो वो नाराज़ हो गए। वो कहते भाई इसको बुला लो ताकि ये तोड़ फोड़ी बंद कर दें। तो बुलाया मुझे, पहली बार बैंगलोर में था, बढ़िया सी फ़्लाइट करा के दी, सुबह लेने आया, अच्छे से बुलाया, खूब खिलाया पिलाया, फिर वापस भेज दिया। हुगो बारा था उनका मैनेजर, तो उससे मुलाकात भी हुई। मतलब उसका जो बंदा था वो कहता वो मिलते नहीं किसी से, लेकिन तुमसे मिला देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए। मैं ठीक है भाई मिला दे, अपने को क्या है। तो मिल लिया उससे, ठीक है। फिर फ़ोन उन्होंने फिर भी नहीं भेजा, तो कोई बात नहीं, हमने फ़ोन खरीदा। लेकिन वो जितना आपके ऊपर लगाते हैं ना, कि एक बंदे के ऊपर अगर 20 से 25 हज़ार रुपये वो लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं? उनका मार्केटिंग बजट है, वो चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो बैलेंस रहे। वही सैमसंग वाली बात कि जिस तरह वो चाहते हैं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हर ब्रांड अपना इमेज कंट्रोल करता है। सैमसंग के इवेंट में अभी मैंने देखा था, जैसे टेक रिव्यूअर्स को बुलाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। फिर तो मैं देखा इंस्टा मॉडल्स जो डेली लाइव व्लॉगिंग हाँ, कर रहे हैं, ये उनको भी बुला के मतलब ऐड करवा रहे हैं। तो ये भी बहुत हो गया आज। वो है ना, हर चीज़ दिखा, बस शो बहुत बहुत हो गया। हर चीज़ हर जगह उनको जो है वो चाहिए। और ये सैमसंग की गलती नहीं है, ये गलती जो डिजिटल एजेंसीज़ हैं उनकी भी है। एक बार हुंडई का कोई कार का इवेंट था, तो उसका बंदा आया, जानता था मेरे को, काफ़ी हमारी बात हुई। तो क्या मैं क्या भाई क्या बात है, लॉन्च में बुलाने? कह रहा सर इस बार वो है ना टिकटॉकर को और इंस्टाग्रामर को बुला रहे हैं। उस टाइम टिकटॉक चलता था। मैंने कहा सही है भाई, धन्य हो तुम। मैं कहा तुमने पिच किया होगा क्या? सर पता नहीं कौन सी एजेंसी थी, उसने पिच कर दिया कि लाइफस्टाइल वालों को भी बुला लो और इनको करा लो। मैं कहा ठीक है भाई, करवा लो, तुम्हारी कार बिक जाए तो अच्छी बात है। वही वाली बात है। इस तरह से फ़ोन में भी होने लग गया है, क्योंकि दिखाना ही होता है उनको, लाइफस्टाइल वालों को, ब्लॉगर वालों को। क्योंकि उनको पता है ना कि हाँ, बस ब्रांड को सिर्फ क्या होता है, रीच दिखानी होती है। डिजिटल एजेंसी और ब्रांड के बीच में ये होता है कि हाँ साहब, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मुझे कितनी रीच मिलेगी, कितने व्यूज़ मिलेंगे, वो सब चलता है। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है कितनी सेल्स हुई, उनको ये है कि रीच कितनी हो रही है। जैसे एक ओप्पो की कहानी बताता हूँ, छोटी सी बात है। ओप्पो ऑफलाइन ही बिकता है। मैंने उनसे पूछा एजेंसी वालों से, मैं क्या यार तुम ऑनलाइन वीडियो क्यों बनवाते हो? कोई देखता दुखता तो है नहीं, ऑनलाइन वाले इतने समझदार है कि तुम्हारे ओप्पो का फ़ोन लेते नहीं है। और मैं क्या तुम सबसे बनवाते हो? कह रहा है सर ओप्पो का सिंपल सा ये है कि अगर वो ऑफलाइन शॉप में जा रहा है फ़ोन लेने के लिए, ओप्पो का फ़ोन है 35,000 का, वैल्यू चाहे उसकी 20,000 भी हो, लेकिन अगर उसको लगता है कि यार मैं एक बार ऑनलाइन खोल के देख लूँ, अपने अपने मनपसंद बंदे का देख लूँ, तो उसको ओप्पो का वीडियो मिलना चाहिए उसके पास में, उसकी रीच दिखनी चाहिए कि वो है भाई साहब, ले लो। तो ये गेम है इनका डिजिटल जैसे मार्केटिंग। अभी आपने बात किया इंस्टाग्राम और टिकटॉक वालों को बुलाना शुरू कर दिया था एक बार, तो ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है आजकल काफ़ी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आपका कोर सेगमेंट रहा है वो फुल लेंथ वीडियोस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये भी शिफ्ट आ गया, या मतलब व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है यूट्यूब वीडियोस की? हाँ, तो इसमें 2 चीज़ें हैं ना। देखो, यूट्यूब जो है वो एक सर्चेबल कंटेंट है, मतलब आप सर्च करके देखते हो। अगर आपको ये देखना है कि जिंग पॉड पे मतलब किसने आज वीडियो लगाई, तो आप जाके देखते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मेरा जो यूट्यूब है कि वो मैं सर्च करके देखता हूँ। मुझे कुछ भी देखना होता है तो मैं सर्च करके देखता हूँ कि हाँ साहब क्या हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप गंगा किनारे बैठे हो और आप बस नदी में बहाव में बैठे हो और जो चल रहा है उसमें मज़े ले रहे हो, उस लहर में चल रहे हो। बहाव, मैं तो बोलता हूँ एक बहाव है, आप बहाव में जो देख रहे हो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, तो वो चीज़ है। अब इन्फॉर्मेशन में ये हो गया कि आप यूट्यूब पे 3 मिनट का शॉर्ट बना सकते हो। तो 3 मिनट अब बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए तो 3 मिनट बहुत कुछ भी नहीं है। तो वो आप इन्फॉर्मेशन उस 3 मिनट में जितनी भी डाल सकते हो, ठूंस के दे सकते हो। लेकिन उस बंदे को रोकना स्वाइप करने से, वो आपके उस शुरू के 10 सेकंड के अंदर है। आपने रोक लिया तो वो 3 मिनट बैठ जाएगा, वरना वो निकल जाएगा।
तो वो हुक वाला पार्ट ज़रूरी है। हाँ, हुक वाला पार्ट भी ज़रूरी है। साथ में अगर आप एक इनकम देखते हो तो शॉर्ट्स में कोई इनकम नहीं मिलती है, मिलेगी भी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। मेरा एक सबसे पॉपुलर शॉर्ट है, कोई ईवी जल रही है, उसमें कोई 3 मिलियन पता नहीं कितने हैं, उस पे आज तक मतलब 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, उस पे कोई 500 रुपये भी नहीं आया आज तक में। तो कोई उसमें व्यूज़ वाली कुछ मतलब अर्निंग वगैरह कुछ नहीं है। अर्निंग कहाँ से मिलती है? ब्रांड से। आप ब्रांड को बोलो मैं एक शॉर्ट बना के दूंगा, मुझे दे दो 1-2 लाख रुपए हो गया, हाँ हाँ ले ले बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि आ जाएंगे 5 लाख 2 लाख कुछ तो आएंगे व्यूज़। वैसे मोनेटाइज हो रहा है वो। हाँ, यूट्यूब ने तो शुरू से ही कहा था कि देखो हम, मैं एक बार पहली बार यूट्यूब की पार्टी में गया था, 78,000 सब्सक्राइबर थे, 78,000। तो एक बंदा कोई आया था, उनका कोई बहुत चैनल था, वो दिन के 4-5 वीडियो लगाते थे। तो ऐसी बात कर रहे थे, मैं क्या जी की अर्निंग बनेंगे, कह रहा जी बिजली का बिल भर देते हैं बस यूट्यूब से, तो और तो कुछ बनता नहीं है इससे। और यूट्यूब वाले रोज़ 2-4 वीडियो हमारी डिलीट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिसी लगा के डिलीट करते रहते हैं। मैं कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? मैं यार मेरा तो नहीं होता, मेरी तो सैलरी से भी ज़्यादा पैसे आते हैं। तो सबका अपना अपना होता है ना कि आप कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना आपको इंगेजमेंट मिल रहा है। उस टाइम पे मुश्किल से एक ऐड आया करती थी यूट्यूब पे, आजकल 3-3 ऐड आ जाती हैं। शुरू ही ऐड से ही हो रहा है। हाँ, 3-3 पे आ जाते हैं, आप स्किप भी नहीं कर सकते हो। नहीं कर पहले तो सकते। मतलब ये था 5 सेकंड में स्किप कर दी या फिर 20 सेकंड की एक देख ली। अब 3-3 आ गई हैं। उसके बाद में हर 5 मिनट में आ जाती हैं। मतलब कितने भी आप ऐड डाल लो वो चलेंगी। मतलब पहले यूट्यूब का ये नियम था कि हम 7 मिनट के अंदर व्यूअर को एक बार से दोबारा ऐड नहीं दिखा सकते हैं, या ऐसा कुछ था। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया घास ने। आती रहती है, आप लगा लो, अब 10 बार ऐड, 10 बार वीडियो खोल लो अलग अलग, हर बार आपको वीडियो ऐड दिखाई देगी। तो वही ना, सबको अपना अपना लूटना ही है किसी ना किसी। इस चक्कर में मेरे को प्रीमियम लेना पड़ गया पिछले साल, क्योंकि मेरी बेटी थी, वो उसको फ़ोन देता था मैं, वो फेंक के मारती, कह रही चल ही नहीं रही है, उसको स्किप नहीं करना आता था। अब तो वो बहुत स्मार्ट हो गई, स्किप ऐड वैड सब कर देती है। तो उसकी वजह से प्रीमियम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा। आप कॉन्सेंट्रेट करके यूट्यूब पे कुछ नहीं देख सकते हो बिना ऐड के। तो आजकल तो सर हर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन कुछ स्मॉल सिटीज़ हैं, जैसे मैं हूँ स्मॉल सिटी से। नहीं, कोई स्मॉल सिटी नहीं है, बीकानेर मिष्ठान भंडार हर पूरे देश में है, दुनिया के अंदर भी है। तो अब बीकानेर का नाम कोई छोटा नहीं है। जैसे और चलो बीकानेर का नहीं नाम लेते, कोई स्मॉल सिटीज से आज सब कोई ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन स्मॉल सिटी में कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्टी आती है। तो आपको क्या लगता है वो, क्योंकि आपने भी जब शुरू किया था तो आप बेंगलोर में था, आपने बीकानेर में शायद नहीं शुरू किया नहीं, था, बिल्कुल नहीं। तो क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप बीकानेर में होते तो? देखो, सबसे बड़ा डिजिटल या इंटरनेट के अंदर है कि आपको इंटरनेट की स्पीड मिलनी चाहिए। जब जियो आ गया था उसके बाद में स्पीड खत्म हो गई थी, मतलब इतना पेनिट्रेशन हो गया था कि हर कोई जियो ही यूज़ कर रहा था, तो वो अपने 4 GB खत्म करने में लगा हुआ था। तो अब डाउनलोड, आपको एक वेब पेज भी नहीं खुलता था, मतलब इतनी इरिटेशन होती थी। तो मैंने 1 MB का, सिर्फ 1 MB का एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया था, सिर्फ डाउनलोड कुछ देखने के लिए। अपलोड मैं जियो से ही करता था क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी आती थी। तो वही, अगर आप एक बीकानेर जैसी जगह में रहते हो, तो हमारे उस टाइम पे तो नेटवर्क नहीं आया करते थे। मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। मेरे पास किस्मत से 2002 में एक मोबाइल था मेरे पास, किस्मत से। उस टाइम पे इनकमिंग के भी पैसे लगा करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, 1 रुपये या 99 पैसे कुछ लगते थे, और 2.5 रुपये लोकल कॉल के लगते थे। तो हम छत पे जाते थे, छत पे खड़े होके STD कॉल करते थे पंजाब के अंदर। तो नेटवर्क की शुरू से प्रॉब्लम थी। अब घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता था, तो मैं खिड़की के पास अपने फ़ोन को रखता था हमेशा, वहाँ पे एक सिग्नल आता था कि घंटी बजे तो पता लग जाए कि हाँ साहब फ़ोन आ रहा है। फिर हम फ़ोन काट के PCO पे जाके दोबारा कर ले फ़ोन। तो ये चक्कर हुआ करता। तो टेक्नोलॉजी वहीं से है कि आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क आ गया तो स्पीड नहीं आ रही है। आज भी यही है कि हम 5G इतना चिल्ला रहे हैं, स्पीड हमारे को 3G वाली भी नहीं आती है। हाँ नहीं आती, नहीं आती है। बहुत ज़्यादा, बहुत जगह एरिया में चल ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है। अब जब नया 5G जयपुर में लॉन्च हुआ था, मैंने टेस्ट किया, एयरटेल को टेस्ट किया, 700 MB की दिखा रहा था। जियो को चेक किया तो वो 1 GB से ऊपर दिखा रहा था। आज चेक कर लो तो वो 100 MB तक भी नहीं क्रॉस होते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी के अंदर यही है कि आपको जो रिसोर्सेज हैं, आपको एक इंटरनेट चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए, और जो जहाँ तक आप बात करते हो ना वीडियो बनाने वाले, जिनको स्पीड अच्छी मिलती है वो बनाते हैं। अब एक सूरज रॉक्स करके इंस्टाग्रामर है, वो आपने रील हमेशा जरूर देखी होगी, अरे पानी बहुत ठंडा है मत नहाना। उसको देखो, उसको यार क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ अपनी दिखा रहा है। उसको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए और अपना वो चाहिए, इंटरनेट चाहिए जरा सा, वो मिल ही रहा है 1 GB सबको। इतनी स्पीड तो आ ही जाएगी कि उसकी रील अपलोड हो जाए। तो चैलेंज नहीं है कुछ, आज की तारीख में तो कोई चैलेंज तो नहीं बेटर है। हो चुका है अगर हाँ, पीछे से देखें। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास 300 MB का कनेक्शन, 300 KB का कनेक्शन था। 300 KB में सिर्फ 28 किलोबाइट वाली स्पीड मिलती है, 300 किलोबिट वाला कनेक्शन था मेरे पास। उसके मैं कोई 1000 रुपये देता था बेंगलोर के अंदर। और उसमें ये होता था कि अगर लाइट चलेगी तो नेट बंद, क्योंकि पीछे से कुछ होता था उनकी प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता था, अपने ऑफिस में सब अपलोड करता था, क्योंकि वहाँ पे तो अनलिमिटेड कनेक्शन था। और मेरे ऑफिस में थैंकफुली यूट्यूब और ये हॉटमेल, जीमेल सब कुछ खुला था। मतलब हमारे कंपनी वालों का ऐसा था कि आप हमारी कंपनी में काम करते हो ना, छोड़ के जा नहीं सकते हो, उनको इतना कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, वरना कॉर्पोरेट में जीमेल हॉटमेल सब बंद होते हैं, कुछ नहीं खुला होता। यूट्यूब तो बिल्कुल भी नहीं खुला होता। सही बात है। आपकी अगर जर्नी पीछे जाएं, आपकी जर्नी में बिल्कुल कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा किस्सा या कोई कंट्रोवर्सी जो आप चाहोगे कि ये डिलीट हो जाए, या वापस से अगर शुरू करते तो ये वाला मोमेंट नहीं आता, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कंट्रोवर्सी या मतलब ये है कि जैसे एक अप्रेजल होता है हर साल कंपनीज़ के अंदर, तो
चौथा जो अप्रेजल था तो मैंने बोल दिया था अपने मैनेजर को यार कि अगले साल हम नहीं मिलेंगे इस तरह से। मतलब जो हुआ ना, एक्चुअली क्या किया उसने, डॉक्यूमेंट जो होता है ना अप्रेजल वाला, वो पहले रिलीज़ कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, आप बैठो फिर आपके सामने बताते हैं कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, तुम नाकार बेकार, तुम कुछ नहीं करते। तो उसने पहले ही मुझे रिलीज़ कर दिया। तो मैंने देखा कि हाँ साहब 7% या 8% कुछ इंक्रीमेंट है। तो मैंने देख लिया, मैं यार ये कुछ नहीं, मतलब मन पहले से ख़राब था। फिर उसने बुलाया तो वो कहता तुम देख तो लोगे। मैं कहा हाँ देख लिया, कुछ कहना है? मैं कहा हाँ कहना है। मैं कहा नेक्स्ट टाइम वी वॉन्ट सी दिस इंटरव्यू, आई विल क्विट। कहता ओके, आई विल पास दिस टू बॉस। जो बॉस मतलब एक बीच में मैनेजर था, समझ लो कि आप मेरे बॉस हो, लेकिन बीच में कोई एक मैनेजर है, मेरी उससे बात होती थी। मैं क्या मैं खुद ही बोल दूंगा उनको। मैं क्या सर जा रहा हूँ मैं। तो फिर मैं कोई बात नहीं, मूड ख़राब हो गया, अप्रैल की बात थी। तो मई में ऐसे ही कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ था। मैं क्या यार वीडियो बनाते हैं अब। तो मेरा वो टर्निंग पॉइंट था कि यार ये है, अगर वो अप्रेजल ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं यूट्यूब का चैनल कभी शुरू ही नहीं करता। अगर वो अप्रेजल ऐसा हो जाता कि 10% दे देता या कुछ दे देता, अच्छा यार लगता कि हाँ यार अप्रिशिएट किया आपके काम को। कॉर्पोरेट में आपके काम को भी अप्रिशिएट नहीं मिलता है। वो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स, आजकल कॉर्पोरेट में इतनी पॉलिटिक्स हो गई है कि वो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स बोल के आपको कर देंगे कि आप किसी लायक नहीं हो। आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे जब आप स्विच करोगे, तभी मिलेंगे, वरना आपको कॉर्पोरेट में पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर वो अप्रेजल ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कभी सोचता ही नहीं। मतलब मैं फिर 2 हफ्ते की छुट्टी लेके जयपुर आ गया था। मैं घर जा रहा हूँ, फिर मैंने 2-4 वीडियो बनाने शुरू की। लोगों ने अच्छा एक्सपो दी। मैं कहा यार चलो ट्राई करते हैं इसको। मैं ट्राई करते हैं ना, छोड़ना तो अपन ने है ही। तो मैंने बोल दिया था, मैं कहा सर ये साल कंप्लीट कर दूंगा मैं। मई में जब आया जून में, तो मैंने बोल दिया था, मैं कहा सर अपन तो, मैं बोल दिया उस बॉस को, बंगाली था वो। मैं कहा सर, मैं हिंदी बात करता, मैं कहा सर मैं तो जाऊँगा, क्योंकि आप कुछ नया काम दे नहीं रहे हो और पैसे भी आप बढ़ाते नहीं हो। तो मजाक क्या था, मैं कहा सर पैसे तो बढ़ाते नहीं हो, काम आप कुछ देते नहीं हो। क्योंकि जो मेरा मैनेजर था वो केरला से था, तो थोड़ा अलग तरह का था, हिंदी इतनी बात नहीं करता था। मैं उससे जाके, मैं कहा सर अपन तो जा रहे हैं। तो फिर मैंने सितंबर 20 को लिख दिया फेसबुक पे, आई क्विट मामू, डन। तो अपन ने छोड़ दिया। मैं क्या, वो मोमेंट था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अक्टूबर के अंदर दिवाली का सीज़न आया, तो काफ़ी लोग जुड़ चुके थे उस टाइम पे। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से काफ़ी ज़्यादा, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के एफिलिएट ले रखे थे और काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, तो बहुत लोगों ने उस पर किया। तो मेरे 60,000 रुपये बन गए सिर्फ एफिलिएट से। मेरी सैलरी को 50,000 भी नहीं आती थी, कट कटा के शिफ्ट का अलाउंस, दुनिया भर के अलाउंस लेके भी नहीं आती थी। मैंने कहा यार ये भी टर्निंग पॉइंट है, अब तो अपन नहीं मुड़ेंगे पीछे। तो ये 2-3 चीज़ें रही हैं। बाकी जो कंट्रोवर्सी की बात है यार, वो होनी थी, वो हो गई, उसका उसके ऊपर किसी का हाथ है नहीं, ठीक है ना। और मेरा ये है कि सबका भला, अपना ये नहीं है कि भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे, नहीं, सबका भला कर, मैं बाद में आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तू पहले बाकियों को कर ले, मेरे से बाद आ जाना, लेकिन मेरे पास भी आ जाना। तो ऐसा है। आपको इतना मोटिवेटेड क्या रखता है? मोटिवेटेड लोगों का प्यार ही लगता है। कभी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे, 10 लोग मिल जाएंगे, या फिर किसी इवेंट में चला जाऊँगा तो मेरे को 50 लोग खड़े होंगे, सर हम वहाँ मिले थे, मैं आपको देख के चैनल शुरू किया था, वो बड़ा मोटिवेट करता है। एक बार बैंगलोर में मैं गया था, 12 बजे का इवेंट था, मैं कुछ 12:30 बजे पहुंचा था, इवेंट शुरू नहीं हुआ था। तो मुझे पता है इवेंट कभी टाइम पे शुरू नहीं होता है। तो मैं आगे जाके खड़ा हो गया। अब बैंगलोर जैसी जगह में क्या होता है कि साउथ इंडिया के लोग बहुत आते हैं, तो मैं क्या किसी को मैं देख रहा था किसी को जानता हूँ, तो मैंने बस एक बार नज़र नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं बैठ गया। पीछे से 4 लोग उठ के आए, फिर 2 लोग और उठ के आए, फिर वो आगे उठ के खड़े हो गए आगे कि सर मेरा तमिल में चैनल है, तेलुगु में चैनल है, हमने आपको इंग्लिश में बता रहे थे। मैं कहा जी बहुत अच्छा लगा देख करके। उनके मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे 5 मिलियन में, क्योंकि एजुकेशन बहुत थी वहाँ पे तमिल में। तो तेलुगु के अंदर बहुत लोग कंटेंट को वॉच करते थे। अपने यहाँ तो ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो गाने सुनने अपन ने। तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब कोई अप्रिशिएट करता है आपके काम को। एक छोटा सा प्रोसेस जानना चाहूँगा, जैसे आपके पास एक फ़ोन आया रिव्यू में, तो आपकी क्या चेकलिस्ट रहता है, आप क्या 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 कैसे करते हैं? आज की तारीख में तो कोई चेकलिस्ट है नहीं। आज की तारीख में तो ये है कि उसकी यूएसपी क्या है, उस पर ही फोकस करना है। पहले ये होता था, मेरा पूरी एक लिस्ट होती थी कि एक एक चीज़ दिखानी है, 20 से 25 पॉइंट होते थे, क्योंकि मुझे वो दिखाना है तो दिखाना है, जो मुझे जानना है वो दुनिया को भी जानना है। और उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो भाई सवाल कर दो, हम अलग से एक वीडियो में फाइनल में बता देंगे कि ये रह गया है। तो पहले तो ये होता था कि हाँ सब अनबॉक्सिंग में क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। आज ये होता है कि बॉक्स में क्या कुछ नहीं मिलता है वो देख लो, ये नहीं मिलेगा। आज तो यही बोलता हूँ कि बॉक्स में क्या कुछ नहीं मिलता है, पहले ये देख लो। उससे पहले क्या होता था, सब कुछ मिलता था, कवर मिलता था, स्क्रीन गार्ड मिलता था, 2-2 3-3 स्क्रीन गार्ड मिल रहे हैं, क्लॉथ मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिलता था, ईयरफोन मिल रहे हैं, चार्जर मिल रहे हैं, और ईयरफोन के टिप्स भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या क्या मिलता था। तो सब बताना था कि हाँ सब ये मिलता है, रेटिंग क्या है चार्जर वगैरह की। उसके बाद में फ़ोन की सेटिंग में क्या क्या, अब जैसे नया एंड्रॉइड आया था कई बार कि एंड्रॉइड 10 आ गया सब, अभी 8 या 9 पे चल रहे हैं, अब 10 में नए फीचर क्या है तो वो भी बताने उस फ़ोन के अंदर। फिर उसके बाद में कैमरा में क्या क्या चीज़ें हैं, कई बार हाइपर लैप्स नहीं आता, स्लो मोशन नहीं आता, स्लो मोशन आया तो कैसे काम करता है, तो वो पूरी डिटेल होती थी। उस टाइम पे 2G 3G 4G चलता था, 5G तो बहुत दूर की बात है। 4G नया नया आया था तो स्पीड टेस्ट करके दिखाता था, देखो 2G पे ये चल रहा है, 3G पे ये चलेगा, 4G पे ये चलेगा। कुछ फ़ोन ऐसे थे लावा के, जोलो के, वो बड़े ख़राब थे, मतलब उनमें बैंड कुछ गलत डाल रखा तो 3 चलता ही नहीं था उसमें। मैंने कहा भाई 3 चलता ही नहीं है इसमें, तो 2 चला लो या 4 चला लो, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो डिटेल एक 20 से 25 के पॉइंट होते थे कि हर चीज़ दिखानी है।
फ़ोन को धूप में लेके जाओगे तो वो कैसा दिखेगा, दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। तो ऐसा था। अब आज की तारीख में तो ये है कि जैसे 5,000 का फ़ोन है तो भैया ये क्यों 5,000 का, ये समझा दो। बाकी सारी चीज़ें सबको पता है कि कैमरा में क्या होता है, रैम क्या है चलती है, वो सब पता है। आज की तारीख में जो यूट्यूब पे देख रही जनता, उसको इतनी तो ज्ञान हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ये सेगमेंट अब डाइंग सेगमेंट है? हाँ, हो चुका है डायमंड। आज के लोगों में, आज की तारीख में टेक वीडियो कोई खोलता है ना तो उसको लगता है कुछ एंटरटेनमेंट आएगा इसमें, क्योंकि कुछ क्रिएटर हैं जो एंटरटेनमेंट करते रहते हैं बीच बीच में, तो उनको लगता है कि यार होना चाहिए। फिर उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमको एंटरटेनमेंट ही देखना है, तो वो नहीं हो पाता है। कोविड के बाद में क्या हो गया, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग क्रिएटर बन गए हैं देखने वाले, तो वो कम हो गए वहाँ पे, और जो दिखा रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के सहारे चल रहे हैं। वो एनर्जी लेवल चाहिए उनको एंटरटेनमेंट वाला। तो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी अच्छी वार्तालाप करी हमारे साथ, और जो आपका कोर शुरू से रहा है, मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो बैलेंस है। आज भी मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे कोई गैजेट लेना है तो मैं आपका चैनल ज़रूर देखूँ और एक बार रिव्यू वहाँ से ज़रूर लूँ। जी, कोशिश रहेगी। अभी मैं दोबारा से जो है वो शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट मंडे से, कि कुछ शॉर्ट फॉर्म में बनाऊँ। अब मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं, इतना बिल्कुल टाइम सही नहीं बात है। लगाऊंगा, क्योंकि हाँ, जब 3 मिनट का फॉर्मेट है, 3 मिनट इनफ होते हैं। लेकिन मेरा ये होता है कि मेरा रॉ का कंटेंट रहता है, मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ पहले। जो देख फील हो रहा है वो बना। आप स्क्रिप्ट लिखने लग जाओ ना तो फिर उसमें आपकी फीलिंग ख़त्म हो जाती है। फीलिंग ख़त्म हो जाती है, फिर बस वो आ जाता है कि हाँ स्पेसिफिकेशन जैसी बातें हो गई हैं। तो बस वही चीज़ है कि आपको, क्योंकि लोग जो जुड़े हैं वो ये कहते हैं यार ये तो हमारा भाई है। हमारी तरह बोलते, गुजरात वाले लोग कहते हैं यार ये तो अपने जैसा बिल्कुल। अब जब कभी मीटअप में मिलते हैं लोग तो बोलते हैं आप चैनल वीडियो में तो बड़े वो लगते हो अकड़ू घमंडी टाइप के, आप तो बड़े अच्छे हो वीडियो में। क्या भाई ऐसा ही हूँ मैं क्या, मेरा कोई दो तरह के वो नहीं है। मैं जैसा उसमें बोल रहा हूँ, कई बार होता है बात, तो मैं क्या जैसा बोल रहा हूँ वीडियो में वैसा ही हूँ। कह रहे आप तो बड़े हो, हमको तो बड़े घमंडी टाइप लगते थे। मैं क्या यार ऐसा ही हूँ, देख लो क्या करें बोल नहीं सकता मैं अपने आप को। और फिर कई लोग मिलते हैं 10 साल बाद कि हम वहाँ मिले थे, उस इवेंट मिले थे, याद है? मैं क्या हाँ भाई याद है, उन्होंने नाम बताया होगा। अभी जैसे एक मिला बैंगलोर, अभी मुंबई गया था तब मिला था, कह रहा हम बैंगलोर में मिले थे, मैंने आपसे इंटरव्यू भी किया था, मैं आज तक में था उस टाइम पे, अब मैं यहाँ हूँ। मैं क्या हाँ भाई याद है, बिल्कुल याद है। मैं क्या हम मिले हैं ना कहीं? मैं क्या शक्ल देख के याद? कह रहा हाँ मिले हैं। मैं कहाँ मिले थे? मैं क्या हाँ हाँ याद है मेरे को। ऐसा है। शर्मा जी आपसे बात करके तो आज आनंद आया। कहीं ना कहीं वो एक शर्मा जी वाला जुड़ाव भी है, बीकानेर वाला जुड़ाव भी है, इंजीनियरिंग वाला जुड़ाव जी भी है जी आपसे, बिल्कुल। और अपने कुछ कॉमन कह सकते हैं ना, इंटरेस्ट भी कॉमन है। मुझे भी टेक में बहुत इंटरेस्ट रहा है। जी लेकिन मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगा कि शर्मा जी ने, जब हमने इनको अप्रोच किया, बिना सोचे समझे, ये भी नहीं देखा कि हम चैनल ग्रोइंग है या अभी बहुत काफ़ी छोटे स्टेज पे, इन्होंने तुरंत हमें हाँ कर दिया था कि हम आएंगे आपके पॉडकास्ट पे, और कहीं ना कहीं इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। मुझे लगता है आपका बीकानेर से जुड़ाव तो है सर, कैसा भी हो, आपने हमें देख के तुरंत, मतलब बिना फॉर्मल कोई बात हुए, आपने हमें हाँ कर दिया था कि हाँ हम पॉडकास्ट पे आएंगे। बिल्कुल, तो वो होता है ना, आपकी जो जन्मभूमि है वो ही रहेगी हमेशा। अगर मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, मेरे पासपोर्ट पे वही लिखा होगा कि भाई साहब जन्म स्थान बीकानेर, तो वो आपके साथ जो जुड़ गया वो हमेशा रहता ही है। और मेरा ये रहता है कि मैं, वो होता है ना कि लोग देखते हैं कि हाँ भाई साहब इसकी क्या हैसियत है, क्या है। मेरा वो नहीं है। मेरा शुरू से ही वो है कि यार मैं हेल्पिंग नेचर का हूँ शुरू से। मैं स्कूल कॉलेज में होता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार कौन सा कंप्यूटर लेना है, कौन सा लैपटॉप लेना है, कौन सी सीडी या कौन सी फ़िल्म, कौन सी गेम डाउनलोड कहाँ से करें, क्रैक कहाँ से करें, इंटरनेट नया नया, ब्रॉडबैंड नया नया आया था उस टाइम पे, तो क्या सॉफ्टवेयर है। तो शुरू से मेरा वो नेचर रहा है कि मुझे लोगों को हेल्प करना होता है, क्योंकि मेरी जो है वो अपब्रिंगिंग, या फिर मेरा जो मेंटोर रहा है वो मेरे चाचा रहे हैं। वो क्या था कि 3 साल के लिए चाइना गए थे, 2002 3 4 के लगभग। क्यों चाइना, तो चाइना में उन्होंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी देखी, तो मुझे भी उन्होंने टेक्नोलॉजी दिखाया कि ये होता है साहब। कैमरास देखे, उस टाइम पे कैमरा आते थे 36 रील फोटो वाले, रील यूज़ करते थे। तो टेक्नोलॉजी के साथ शुरू से ही जुड़ाव रहा है। तो वही मेरा लोगों के लिए रहा था कि यार तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। कॉलेज में आ गया तो फिर लोग पूछते थे कब कंप्यूटर लेना है, क्योंकि सबको गेम ही खेलनी है, पढ़ना लिखना तो है नहीं किसी को। तो गेम खेलनी है तो भाई कौन सी GTA किस में चलेगी? उस टाइम पे GTA वाई सिटी बिल्कुल। हुआ करती थी, 4 बाद में आई, 5 बाद में, कि इसमें क्या चलेगी, क्या चलेगी, और अच्छे से वो आएगी या नहीं आएगी, क्रैक कैसे होगी? क्रैक कैसे होगी, काउंटर स्ट्राइक चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब ऐसी बहुत सारी मैं और मेरा एक साथ में होता दोस्त, हम दोनों मिलकर ढूंढते थे कि यार मूवीज़ कहाँ से मिलेंगी, मूवीज़ डाउनलोड कहाँ से होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते थे। शुरू से वही नेचर था, और वही नेचर फिर मैंने अपने यूट्यूब में रखा। तो जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता यार क्रिएटर अच्छा है, सामने से कर लेता नहीं, मैं कर लेता हाँ यार चल मिल के बात करते हैं। तो मेरा वही रहा कि यार मेरा हेल्प करना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये कहा कि भगवान देखता है, तूने हेल्प करी ना, कोई तेरी हेल्प करे चाहे नहीं करे, वो करेगा। हेल्प करने वाला सिर्फ भगवान है, हम तो साधन हैं। सही तो बात है। कभी भी अब निस्वार्थ भाव से, वो भी क्या निस्वार्थ भाव से कर दो अपना जो है। तो वही मुझे देखा यार बंदा बात करने में अच्छा है, दोनों का मैंने देखा, बात करने में क्या, चलो ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़ावा। वही ना कि जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट मैं ज़रूर करता हूँ, उसके बाद क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, बिल्कुल, मतलब बहुत एकदम दिल से धन्यवाद जो मैं दे सकता हूँ वो है कि आपने इतना हमें कंसीडर किया और आज हमने एक बहुत ही अच्छा एपिसोड शूट किया और जी। अब मैं चाहूँगा कि जनता भी इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जी बिल्कुल, आप जाके पूरी वीडियो देखो, अगर आप रील में देख रहे हो यहाँ पे तो भैया पूरी वीडियो देखो, तब दिल की बात निकलेगी शर्मा जी दिल से और शर्मा जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।